जख देवतों का थान, माँ बहनों सम्मान। मैंने इस संगीत को कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो आज तक भी ऐसे ही चल रहा है। अभी तक उत्तराखंड में जितने भी काम हुए वो कांग्रेस पार्टी ने करे हैं, तो फिर सरकार सत्ता में दोबारा से क्यों वापसी नहीं हो पाई? आज जब आप ये कहते हैं कि हम बराबरी का हिस्सा देने जा रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं बराबरी का हिस्सा? आए दिन आपदाएं आ रही हैं, आपके पास अभी तक कोई लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग हमारे दराली में दफन हो गए नीचे। गौतम बुद्ध पार्क का प्रकरण क्या था? फ्रीडम के बाद जो हालात थे उस दौरान कांग्रेस ने खड़ा किया है देश को, बीजेपी ने तो मलाई चाटी है। वर्तमान में सोनिया आनंद रावत किस प्रकार से महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य कर रही है? अरे दीजिए ना हम जैसी महिलाओं को जिम्मेदारी, हम बताएंगे कैसे डॉक्टर लाए जाते हैं और कैसे स्कूल बनाए जाते हैं। आप जाते हैं मुख्यमंत्री बन के, आप वीआईपी तरीके से 15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद आप लोगों को 5-5 हजार रुपए हाथ में देते हैं। जब लोग चिल्लाए वहां पर, तब आपको लगा कि नहीं है 5-5 लाख रुपए की धनराशि हम दे रहे हैं। इट्स टू इंसल्टिंग। मुझे जगजीत सिंह जी ने उस दौरान बोला था कि अगर सोनिया तुमने अपनी सब्जी को बेचना है तो तुम्हें मंडी में बैठना पड़ेगा। राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में इन्होंने 20 साल लगा दिए और आज ये खुद पप्पू बनकर के बैठ गए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिली पॉडकास्ट शो में और आपके साथ मैं करीना भट्ट। और आज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं बेहद प्रेरणादायक शख्सियत जो पहाड़ों से जुड़ी हैं, दिल से, संगीत से, समाज सेवा से और महिलाओं की आवाज़ बनने की दिशा में वो लगातार कार्य कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता युवाओं से जोड़ती है और अभी एक राष्ट्रीय दल का हिस्सा बनकर वो राजनीतिक मंचों पर जन मुद्दों को उठा रही है। सरल और प्रभावी शब्दों में कहूँ तो सशक्त महिला समाज सेविका। तो चलिए आपको भी मिलाती हूँ, स्वागत करते हैं सोनिया आनंद रावत जी का। तो मैम बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए और द हिली पॉडकास्ट शो का हिस्सा बनने के लिए। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ। कैसा लग रहा है आज आपको हिली पॉडकास्ट शो? आई एम वेरी हैप्पी। चलिए, जैसा कि अब आप गायिका हैं, समाज सेविका हैं, लगातार आपको देख रहे हैं हम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और जन मुद्दों को लगातार आप लेके आ रही हैं सामने। उसके साथ साथ अब आप राजनीति में भी अपना हाथ आजमा रही हैं जी। कहीं ना कहीं कहे तो राजनीतिक मंच पर आप अपने जन मुद्दों को लेकर जा रही हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट होने वाला है वो दर्शकों के लिए बेहद खास होगा, क्योंकि उन्हें एक साथ 3 चीज़ें देखने को मिलेंगी। थैंक यू। तो शुरुआत मैं आपके एक गाने से करूँगी, आपके मुखारविंद से, ताकि जब कोई भी हमारा पॉडकास्ट देखे तो उसका दिन बन जाए शुरुआत में ही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ आपको कि आपने मुझे यहाँ पर इनवाइट किया और मैं आपके स्टूडियो का हिस्सा बनी आज का। 2 लाइनें गुनगुनाने जा रही हूँ क्योंकि वी लव उत्तराखंड, वी लव उत्तराखंड पीपल्स। मुझे लगता है कि हम बहुत प्रेम स्नेह करते हैं। बिल्कुल। और 2 लाइनें आपके स्टूडियो में आकर गुनगुना रही हूँ। जख देवतों का थान, माँ बहनों सम्मान, मीठी बोली और बाणी चा, ई पवित्र भूमि माँ जन्मली हमणो, बड़ो गर्व बड़ो अभिमान चा, हम उत्तराखंडी छा, हम उत्तराखंडी छा। बहुत खूब। ऐसा लग रहा है जैसे आवाज के साथ बांसुरी की खनक भी आपकी आवाज में आ रही, इतनी सुरीली, इतनी मीठी। मैंने वाकई में आज से पहले मैंने इतनी सुंदर आवाज नहीं सुनी है। और अब शुरुआत आपके इसी करियर से करेंगे कि कैसे शुरुआत हुई और इतनी मीठी आवाज जो आप गुनगुना रही हैं वो कैसे, बचपन से कैसे इसकी शुरुआत हुई, संगीत का सफर कैसा रहा? एक्चुअली जब मैं बहुत छोटी थी, आई वॉज 13 years old, तो उस समय पर हमारी फैमिली में संगीत को नहीं अच्छा माना जाता था। अच्छा। पर मुझे बहुत शौक था और मैंने इस संगीत को कभी छोड़ा ही नहीं, पकड़ा तो ऐसा पकड़ा कि वो आज तक भी ऐसे ही चल रहा है। तो 13 साल की उम्र में मेरे को मंच मिलने शुरू हो गए थे और मैंने संगीत सीखा, संगीत को जाना, संगीत को महसूस किया। और एक शब्द ज़रूर कहना चाहूँगी कि म्यूज़िक कनेक्टेड मी विद पीपल हार्ट्स, विद पीपल्स हार्ट। मुझे लगता है संगीत कहीं लोगों के दिलों से जोड़ने का काम करता है। और ऐसे ही आपको छोटी सी बात कहती चलूं कि एक्टिविज्म, इसके बाद मेरा एक सोशल एक्टिविज्म का भी एक रोल है, जिसको मैं कहती हूँ एक्टिविज्म मतलब एक ऐसी
एक ऐसी उम्मीद है लोगों के प्रति जो मुझे लगता है कि कनेक्ट करता है। एक्टिविज्म कनेक्ट विद स्ट्रगल्स, विद देयर स्ट्रगल्स, विद देयर ह्यूमन स्ट्रगल्स। तो मुझे लगता है मैंने उन संगीत के द्वारा उस जगह तक पहुंची, और फिर एक्टिविज्म ने मुझे सिखाया कि लोगों के दिलों तक आप कैसे पहुंच सकते हो, और जो उनके जो संघर्ष है उसको आप कैसे समझ सकते हो। अब आता है राजनीति का हिस्सा। तो मुझे लगता है पॉलिटिकल या पॉलिटिक्स गिव्स मी अ चांस, अ वेरी बिग चांस, कि कितना बड़ा मुझे मौका दिया है पॉलिटिक्स ने, फ्रॉम स्ट्रगल्स टू सॉल्यूशंस। तो ये तीनों चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं, कि आप म्यूजिक से मुझे लोगों तक मैं पहुंची, लोगों के दिलों से जुड़ी मैं, और एक्टिविज्म से मैं लोगों के संघर्षों को जानी, और राजनीति से आज मैं जो हूँ उनके संघर्षों के लिए सॉल्यूशन कहते हैं, समस्याओं के समाधान तक पहुंचने की कोशिश कर रही हूँ। तो ये तीनों कड़ियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। बिल्कुल, और उम्मीद है कि अब निवारण भी होगा जनता की समस्याओं का, जिस तरीके से आप एक्टिव हैं। ये जैसे आपने स्टार्टिंग में बोला कि हम जिस परिवार से मैं आती हूँ वहाँ संगीत को इतना नहीं महत्व दिया जाता था, लेकिन फिर ये प्रेरणा कैसे मिली आपको? बिल्कुल, एक तो आवाज़ तो थी ही मेरे पास। जब मैं प्रेयर में स्कूल में खड़ी होती थी तो मतलब सभी टीचर्स कहते थे, मेरी मदर को भी कई बार बोला गया कि आप इसको म्यूजिक में डालिए, बहुत अच्छी आवाज़ है इसकी। तो धीरे धीरे मुझे भी अच्छा लगता था, मुझे खुद नहीं पता था कि ये टैलेंट क्यों है। एक मर्सी भी मेरे अंदर बचपन से रही है। तो मैं तो मानती हूँ कि सरस्वती माँ की मैं वाकई वरद पुत्री हूँ। मुझे कई लोगों ने ऐसे कमेंट्स किए, कई लोग बड़े बड़े लोगों ने भी, मुझे बहुत गुणीजन लोगों ने मुझसे कहा कि बेटा आप तो सरस्वती माँ की वरद पुत्री हो। तो मुझे आज ऐसा फील होता है। तो मैंने संगीत को कभी छोड़ा नहीं, और मैंने हमेशा संगीत से खुद को जोड़े रखा। बिल्कुल, चाहे चाहे वो किसी भी तरीके से जोड़ूं। आज जब पॉलिटिकल मंचों पे भी मैं होती हूँ या पॉलिटिक्स के कार्यक्रमों में भी मैं कहीं हिस्सेदारी निभाती हूँ, तो मैं 2-4 लाइनें जरूर गुनगुनाती हूँ, क्योंकि वो मेरा कहते हैं बैकबोन है। तो अपनी बैकबोन को संजो कर रखना, अपनी बैकबोन की केयर करना, तो वो कहीं ना कहीं मुझे उस हर दिशा को दिखाता है, उस हर दिशा तक मुझे पहुंच जाता है जो दिशा तक मैं पहुंचना चाहती हूँ। ये जब आपने शुरुआत करी संगीत की, तो सारेगामापा की विनर रही हैं आप जी। तो वहाँ तक पहुँचने का सफ़र कैसा रहा है? जी, पहले मैंने विशारद किया, फिर देहरादून में एक बार ऑडिशन हुए सारेगामापा के। तो मुझे सभी टीचर्स ने, मेरे गुरुजी थे देश पांडे जी जो डून स्कूल में टीचर थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा तुम जरूर जाना ऑडिशन देने। और ऑडिशन दिया तो देहरादून से उस समय आई वॉज द फर्स्ट लेडी कि मैंने वहां पर पार्टिसिपेट किया। अच्छा। और मैं सीधा, मुझे बॉम्बे इनवाइट किया तो मेरी मदर मेरे साथ गई, तो तब मैं वहां पर हिस्सा बनी और मुझे एक अच्छा ब्रेक मिला। जगजीत सिंह जी से मुलाकात हुई, काफी बड़े स्टार से मैं मिली। गुलाम अली जी के साथ मैंने परफॉर्म किया, शान जी के साथ मैंने फिल्म बद्री में गाया, और आज भी वो संगीत जिंदा है। और मैं समझती हूँ मुझे बहुत बड़े बड़े मौके मिले, और आगे भी मैं उम्मीद करती हूँ कि चाहे मैं राजनीति करूँ या मैं एक्टिविस्ट, सोशल एक्टिविज्म में रहूं, लेकिन संगीत तो मेरे अंदर जिंदा रहेगा जरूर। अभी आपने फिल्म बद्री की बात करी कि वहाँ आपने गाया, तो वो कौन सा वाला गाना था जो आपने बॉलीवुड में गाया? जी जी, जन्नत की राहों में चल पड़े, सुनना चाहेंगे बिल्कुल इसे भी। जन्नत की राहों में चल पड़े बिन पतवार यहाँ, बाहों में अपने समेट के बिखरा है सारा जहां, ओहो हो ला ला ला, ओहो हो। यही 2-4 लाइंस थी और इसका अंतरा भी था। तो ये पूरा गीत मैंने फिर फिल्म में गाया। अब जो जिनके घर में बचपन से ही संगीत के लिए कोई इतना वो नहीं है, फिर आप संगीत के फील्ड में जाती हैं और आप वहाँ भी एक मिसाल बन के उभरती हैं, एक नाम कमाती हैं, विनर रह चुकी हैं आप। और फिर जब बच्चे को एक फील्ड में उनका करियर बन चुका है, देन फिर समाज सेवा, महिलाओं के लिए इतना एक्टिव, तो ये प्रेरणा आदमी के मन में, क्या आपने घर से कभी कोई ऐसा माहौल देखा कि आपका कोई ऐसा, आपने अगल बगल आपने ऐसे देखा कि महिलाओं को कहीं ना कहीं उनकी आवाज़ों को दबाया जाता है, आखिर महिलाओं के लिए इतना? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका। देखिए मैं क्योंकि मैं खुद भी नहीं जानती थी कि मेरे अंदर ऐसी चीज़ें क्यों आती हैं। मैंने अपनी फैमिली में भी देखा, मैंने अपने आसपास भी देखा, तो कहीं ना कहीं महिलाओं को
बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं। शायद आप भी करती होंगी, शायद मैं भी बहुत करती हूँ। तो वो कॉम्प्रोमाइजेस जो होते हैं वो बड़े पेनफुल होते हैं, वो हम लगातार अपनी जिंदगी में करते रहते हैं, लेकिन फिर भी जो हमारी चाह होती है आगे बढ़ने की वो बहुत उत्तेजक होनी चाहिए। हमारे मन में ये होना चाहिए कि हमने करना है कुछ, चाहे फैमिली की कितनी भी प्रॉब्लम्स हो। और मैंने ये चीजें फेस करी उस टाइम पर, मतलब मैं देखती थी कि हमारे टाइम पर तो मुझे भी कहीं ना कहीं, उसके लिए मैं सबसे बड़ा एग्जांपल खुद का दूंगी कि जब मैं बॉम्बे रहना चाहती थी तो मेरे मम्मी ने मुझे बॉम्बे नहीं रहने दिया। उन्होंने कहा तुम अकेली कैसे रहोगी, हालांकि मेरी चाहत थी कि मैं बॉम्बे में रहूं और वहां पे स्ट्रगल करूं। मुझे जगजीत सिंह जी की एक बात याद आती है। मुझे जगजीत सिंह जी ने उस दौरान बोला था कि अगर सोनिया तुमने अपनी सब्जी को बेचना है तो तुम्हें मंडी में बैठना पड़ेगा। तो मैं वो बात आज भी कई लोगों से शेयर करती हूँ कि मुझे उनकी बात याद आती है कि उनका मतलब था ये कि अगर तुम्हें कुछ स्टार बनना है तो तुम्हें बॉम्बे में रहना पड़ेगा। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो मेरे हाथ से फिसल गया और मुझे देहरादून वापस आना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी मैंने हार नहीं मानी, क्योंकि थोड़ा सा फैमिली में अलग सोच के मेरे पेरेंट्स थे, तो वो चीज में मैं नहीं खुल पाई। लेकिन ये रहा कि मैंने म्यूजिक को हमेशा वैसे ही लिया, और महिलाओं के प्रति यही चीज ने मुझे महिलाओं के प्रति प्रेम जगा दिया कि मैं देखती हूँ आज के महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत सारे कॉम्प्रोमाइजेस, फैमिली की दिक्कतें, और ऊपर से आप देख रहे होंगे कि आज जिस तरीके की पोजीशन है, आज हमारा जो एक महिला अपराध है वो कितना बढ़ चढ़ करके सामने आ रहा है। अभी मैं आज ही एक रिपोर्ट देख रही थी कि उसमें 44 लाख जो है अभी हमारी जो महिलाओं ने जो है कंप्लेंट दर्ज करी है। 2022 की बात मैं आपको बता रही हूँ। तो कहीं ना कहीं अपराध भी बढ़ रहा है, और यूपी में, और आज मैं देख रही हूँ उत्तराखंड भी कोई इसमें पीछे नहीं छूटा है। आज उत्तराखंड में इतना ज्यादा आपराधिक मानसिकता के लोग आए हैं, मुझे नहीं पता कहां से आए, लेकिन कहीं ना कहीं लड़कियों के साथ, और उसमें सारे फैक्टर्स हैं। चाहे आप ऑफिसर्स की बात करें, चाहे आप पॉलिटिक्स की बात करें, चाहे आप बिजनेस विमेंस की बात करें, तो कहीं ना कहीं हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम उन महिलाओं को सशक्त कैसे बनाएं। और अगर ये जिम्मेदारी आप भी निभाएं, मैं भी निभाऊं, तो मैं सोचती हूँ इट्स अ बिग थिंग। हम लोगों को बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी लेनी चाहिए। अभी मैं सोचती हूँ कि पॉलिटिक्स में भी महिलाएं बहुत सोचती हैं आने के लिए। मैं कई लोगों को बोलती हूँ कि आप लोग राजनीति में आइए, आप मेरे साथ आइए, तो उनको कंफर्टेबल नहीं होता है। तो मैं समझती हूँ कि हमें उनको रिप्रेजेंट करना है, हमें उनको ये बताना है कि पॉलिटिक्स कोई बुरा नहीं है। पॉलिटिक्स में मैं भी हूं, मेरा सर्कल भी है बहुत बड़ा, और पॉलिटिक्स आपको वो चीज दे सकती है जो आप सोचते हैं। ऐसा नहीं है, मैंने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए हैं राजनीति में आकर के, मैंने बहुत चीजें खुल करके उस पर चर्चा की है, और आज हमें महिलाओं को जगाने की जरूरत है। और आप देखिए, जब जिक्र आया है राजनीति का, तो मैं समझती हूं कि अभी एक विमेंस रिजर्वेशन की बात कर रहे थे कि अभी महिला जो है बिल पास हुआ है, महिला आरक्षण का बिल जो है लोग पास करने जा रहे हैं, उस पर चर्चा हुई है। अभी देखेंगे वो कब तक आते हैं। 33% की हिस्सेदारी बोलते हैं, यानी कि 1/3 की हिस्सेदारी है उसमें। लेकिन मैं समझती हूं कि अगर आप यहां पर वोटिंग की बात करें, तो कहीं ना कहीं वोटिंग में जो है वो महिलाएं, इस बार का जो मैंने अभी आंकड़ा देखा था उसमें 65 या 66% महिलाओं ने बढ़ चढ़ करके वोट दिया है सरकारों को। तो मैं समझती हूं, तो फिर आधी आबादी आप कहते हैं, तो आधी आबादी को आप सामने क्यों नहीं रखते हैं? आप आधी आबादी को मौका क्यों नहीं देते हैं? आज ही देखिए कि हमारी 543 लोकसभा की सीट्स हैं, 543 आई थिंक, उसमें से हमारी 72 या 73 अभी हमारे लोकसभा मेंबर्स हैं, महिलाएं हैं। तो मैं समझती हूं कि एटलीस्ट ये आंकड़ा 200 तक तो पहुंचे। 200 महिलाओं को आप टिकट दीजिए, फिर देखिए आप इस देश की तस्वीर ना बदले। ये मैं मानती हूं, मेरे अंदर भी काम करने का उत्साह है, मैं भी अपनी फैमिली को छोड़ करके काम करती हूं। सड़कों से हम लोग सदन तक की आवाज उठाते हैं, तो क्यों ना महिलाओं को आगे लाया जाए। आखिर महिलाएं, आज जब आप ये कहते हैं कि हम बराबरी का हिस्सा देने जा रहे हैं, कहां दे रहे हैं बराबरी का हिस्सा? आपने सिर्फ अपने मुंह से बोलना सीखा है, आपने लोगों को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, कहां दे रहे हैं आप हिस्सेदारी? तो मैं समझती हूं इसके पीछे महिलाओं की मजबूरियां भी बहुत रहती हैं, अपनी परिवार को देखना, परिवार की बहुत सारी मजबूरियां। फिर मुझे लगता है कई पार्टीज को टिकट्स के लिए भी निश्चित करना चाहिए, महिला प्रत्याशियों को आगे लेके आना चाहिए कि महिलाओं को हम टिकट देंगे, इतनी महिलाओं को टिकट मिलेगा, फिर देखिए आप महिलाओं की हिस्सेदारी। तो कहीं ना कहीं इस चीज को हमें ऊपर उठाने की जरूरत है, और हमें महिलाओं को सक्षम बनाने की बहुत जरूरत है। और मैं एक बात चलते चलते, मतलब आपको ये जो महिला का जो हम एक हम डिस्कस कर रहे हैं, मुझे लगता है महिलाओं को पैसे से मजबूती की बहुत जरूरत है। बिल्कुल,
आप भी हैं, मैं भी हूं, और हमारे साथ की बहुत सारी महिलाएं, उनको काम, रोजगार, उनको हस्तकला से जोड़ें आप, उनको खेती से जोड़ें आप। उत्तराखंड में मैं समझती हूँ कोई कमी नहीं है टैलेंट की, लेकिन आप देखिए ना कहाँ उनको कुछ मिल रहा है। आज महिलाएं अपना सामान लेकर के घर बैठ जाती हैं, उनको मार्केट तक भी आप प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं। आप किस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं? तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जब महिलाएं सामने आएंगी तो निश्चित रूप से महिलाओं को चाहे मार्केट देने की बात हो, महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे लाने की बात हो, महिलाओं को समझना होगा। ये बहुत जरूरी एक विषय है, बहुत बड़ी चर्चा का विषय मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आगे लाके आगे खड़ा करना होगा और उनको रिप्रेजेंट करना होगा कि ये है हमारे जो है, बिल्कुल हमारी भारत की सशक्त नारियां ये हैं। बिल्कुल, जैसे आपने बहुत सारी बातें अभी करी, अगर हालिका में अगर आंकड़ा बताऊं तो पंचायत चुनाव में भी 15% से ऊपर महिलाओं ने वोट करा है जी। पंचायत जो हमारी एक सरकार की, जिसे हम छोटी सरकार कहते हैं, वहाँ महिलाओं की भागीदारी ज्यादा तो ये आपको बताता है ना कि महिलाएं आज बढ़ चढ़कर के जब वोट दे सकती हैं। सवाल ये भी है कि फिर चाहे वो सत्ता, अगर अभी की सत्ता सरकार की बात करें या इससे पहले की हम बात करें, और जो भी बड़े राजनीतिक मंच होते हैं, चाहे लोकसभा में महिलाएं पहुंच जाएं, लेकिन जब भी कहीं राजनीतिक मंच होते हैं वहां महिलाओं की सीट नहीं होती है, सीट नहीं होती है बिल्कुल कि किसी भी मंच पर देखिए तो वहां पर महिलाएं नहीं रहती हैं। क्या सिर्फ लोकसभा तक जाना ही है या फिर उन्हें कहीं आगे भी उन्हें मंच देना? उसका एग्जाम्पल हम भी हैं। बिल्कुल, हमें भी जब कभी बड़े कार्यक्रम होते हैं तो हमें मंच नहीं मिलता है, बिल्कुल हमें सीट भी नहीं मिलती है। आप मंच की बात करें, हमें सीट भी नहीं मिलती है, लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं लड़ना होगा इसके लिए। अपनी सीट, अपनी कुर्सी उठाकर आपको उस मंच तक पहुंचना होगा कि मैं हूं और मैं अपनी जगह बनाना जानती हूं। दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं समझती हूं। तो इस पर कि इसे आप किस प्रकार देखेंगे कि आप यहाँ पर किसकी गलती मानते हैं कि महिलाएं लोकसभा तक तो पहुंच रही हैं, कहीं ना कहीं आप हम मिलकर हम ही महिलाएं उन्हें आगे पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिर वो वहां नहीं लड़ पा रहे हैं, या फिर सत्ताधारी पार्टी है या फिर इससे पहले जो सत्ता में रहे हैं वहां जो मंच नहीं मिल पा रहा है, तो इसको किस प्रकार देखेंगे और किसकी? देखिए, मैंने कहा ना कि अपनी कुर्सी उठाइए, वो बांधिए, अपने सर पे अपना कफन बांधिए और चलिए फिर कि मुझे यहाँ पर जगह चाहिए, लड़ना होगा। बिल्कुल। देखिए, एक कभी कहते हैं ना कि आप दब दब के मैं कह रही थी अभी आपसे कि क्राइम के क्षेत्र में आज यूपी और उत्तराखंड बहुत आगे आ चुका है। बिल्कुल। हमारी अंकिता बेटी को देखिए आप, अभी बीजेपी की नेत्री का अभी आपने सुना होगा, बीजेपी की नेत्री ने अपनी बेटी को, मैं समझती हूँ इस युग में एक राक्षस लेडी से भी ऊपर का उसका रूप है। अगर वो अपनी बेटी को इस तरह के कामों में धकेल रही थी और वो पकड़ी गई, उसकी बेटी ने स्वीकार किया कि मेरी माँ ने मुझे ऐसा काम कराया, क्यों बीजेपी दबाने का काम कर रही है? लाए उसको सामने लाए। अभी एक और विषय भी सामने आया है, जिस तरीके से देखिए उस लड़के ने आत्महत्या की है, और अभी मेरे पास भी एक दो लोग ऐसे आ रहे हैं, खोलूंगी मैं भी ये बात जरूर, आ रहे हैं मेरे पास एक दो लोग ऐसे जो बिल्कुल आत्महत्या करने की कगार पर हैं, और बीजेपी के नेता लोग उनको पॉलिटिकल प्रेशर बना करके उनकी दुकानें हड़प करना चाहते हैं। आ रहे हैं मेरे पास ऐसे लोग। तो कहीं ना कहीं हमें लड़ना होगा, हमें जागना होगा, सिर्फ मंचों पर नहीं। बिल्कुल। मेरा यहां पर आने का मकसद ये नहीं है कि मैं खुद को हाईलाइट कर रही हूं, मैं अपनी बात रखना चाहती हूं आपके चैनल के माध्यम से। मैं बताना चाहती हूं कि सोनिया आनंद ने बचपन से 13 साल की उम्र से सिवाय संघर्षों के आज तक कुछ नहीं देखा है, तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते संघर्ष? निकलिए अपने घरों से, बिल्कुल, जगाइए अपने अंदर वो अलख, जगाइए अपने अंदर वो उम्मीद, और फिर देखिए सत्ता भी आपके हाथ में और हर कोई आपके हाथ में। तो आज जरूरत है हमें आगे बढ़ने की, जागने की। अपनी फील्ड को लेकर के आप सशक्त बनिए। अगर आप खाना अच्छा बनाती हैं, आप बनाइए, बेचिए अपने खाने को, बताइए कि मैं ऐसा ये सब काम करती हूं। तो आज हम इस सशक्त कैसे बनेंगे? हम लोग अपने टैलेंट, हम लोग अपनी अच्छी चीजों से सशक्त बनेंगे। बिल्कुल। करिए आगे काम, कोई बात नहीं, थोड़ी सी दुविधाएं आती हैं, थोड़ी सी परेशानियां आती हैं, लेकिन आखिरकार एंड में आपको वो रास्ता जरूर मिलता है। बिल्कुल। तो उस पर उम्मीद रखना होगा हमें। और भारत की नारी कोई बेचारी नहीं है, बेचारी बिल्कुल नहीं है, वो अब चिंगारी है और चिंगारी बनकर ही सामने आएगी, और सब पर भारी भी है। अच्छा, जैसे अभी आपने भाजपा की बात करी है, तो अंकिता भंडारी का जो प्रकरण हुआ था उसमें भी बीजेपी के नेता विनोद आर्य जो बीजेपी से थे, फिर जितेंद्र यादव का जो अभी हाल ही में 1 महीना भी उसको नहीं हुआ, हिमांशु चमोली, वो भी बीजेपी से, और अभी हरिद्वार में जो अनामिका शर्मा वाला बेटी जो अभी उन्होंने, वो भी बीजेपी। तो क्या लगता है आपको कि अब जनता की आंखें खुलेंगी? मैं तो जनता से ही पूछना चाहती हूँ
कि बताइए आखिर बीजेपी ही क्यों संलिप्त पाई जाती है इन सारे मुद्दों में? बीजेपी का ऐसा क्यों रोल सामने आ रहा है? चाहे प्रॉपर्टी को लेके बात करें, चाहे महिलाओं के सम्मान की बात करें, आखिर बीजेपी क्यों संलिप्त पाई जा रही है? आज प्रदेश की बात नहीं करूंगी मैं। अभी एक नारा दिया हमारे राहुल गांधी जी ने, वोट चोर गद्दी छोड़। तो कहीं ना कहीं वहां पर भी फटकार लगती है इनको हाईकोर्ट की, लेकिन ये लोग दबाना जानते हैं। लेकिन देखिए, जब जनता की आवाज, कहते हैं ना, लोकतंत्र में वो ताकत है जो हम समझ ही नहीं सकते। लोकतंत्र से जब डंडा पड़ता है, जब हथौड़ा पड़ता है, तो फिर दोबारा इंसान उठ नहीं सकता। तो लोकतंत्र के डंडे को समझना होगा हमारे भाजपा को। और देखिए, जब वेरी फर्स्ट टाइम मैं भी मोदी जी से प्रेरणा लेती थी, मैं भी प्रेरित थी, लेकिन आज मुझे बहुत ज्यादा, मैं जैसे जैसे मैं अंदर घुसी हूं ना, तब मुझे एहसास हो रहा है कि आई वॉज रॉन्ग, मैं गलत थी, मैंने गलत चुनाव किया था उस टाइम। लेकिन आज मैं मानती हूं कि आज हमें, राहुल गांधी जी को आप सुन रहे होंगे, राहुल गांधी जी को पप्पू बनाने में इन्होंने 20 साल लगा दिए और आज ये खुद पप्पू बन करके बैठ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात, मैं बहुत डीप डेप्थ में जाके बात कर रही हूं कि आज आप देखिए ना, राहुल गांधी जी को जितना इन्होंने गिराया, उन्होंने बता दिया इनको समझना होगा कि इन्होंने उनको जिस तरीके से गिराया, आज ये खुद पूरे गड्ढे में जा चुके हैं और लोगों को समझ में आ गया है कि किस तरह की राजनीति हो रही है। आज मैं समझती हूं, मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन बड़े बड़े नेता जो हैं यहाँ पे आज प्रॉपर्टी का धंधा बढ़ चढ़ करके कर रहे हैं। आपने सारे पेड़ पौधे काट दिए, आपने पॉल्यूशन से बिल्कुल, जो कहते हैं उत्तराखंड को खत्म, हम प्रकृति का प्रदेश कहते थे इसको। आज आप सहस्त्रधारा जाइए, वहां पे सारे पेड़, कितने हजारों के तादाद में आपने पेड़ काट दिए हैं। आपने बेड़ा गर्क करने में उत्तराखंड को कहां पीछे रखा है? तो ये सब चीजें डिस्कशन करने की है और हम लोग इसको बढ़ चढ़ करके बोलेंगे, आवाज उठाएंगे, शायद बीजेपी को समझ में आ जाए, वरना 2027 बहुत नजदीक है। बिल्कुल, अभी जैसा आपने बात करी 2027 नजदीक है और आप भी काफी एक्टिव दिख रहे हैं हमें, खासकर रायपुर सीट और मसूरी से। और मसूरी की बात करूँ तो वो तो कहीं ना कहीं बीजेपी का एक गढ़ है और वो बहुत अपने आप में, गढ़ को तोड़ना, राजा के किले में जाकर कब्जाना, तो अपने आप में बहुत बड़ा है। तो क्या आने वाली जनता आपको 27 में मसूरी से देखेगी या फिर रायपुर से? भट्ट जी, जब राजा ही चोर हो जाए, जब मसूरी का आप राजा के, आपने कहा, मैंने नहीं कहा, अगर वही चोर हो जाएगा तो फिर जनता क्या कहां जाएगी बेचारी? जनता तो समाज सेविकाओं को ढूंढेगी, किसी दूसरी पार्टी की महिलाओं को ढूंढेगी। आप ये देखिए कि आज मैं समझती हूं कि इनकी प्रॉपर्टीज पे पूरा लगा हुआ है कि आप मुझे बताइए, हाई कोर्ट उनसे जवाब मांग रहा है और लोग, जनता उनसे जवाब मांग रही है कि आपकी इतनी आय संपत्ति के ऊपर जो उनके ऊपर बैन लगा है, आप बताएं ना संपत्ति कहां से आई? वो जवाब ही नहीं दे रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने उस फाइल को दबा के रखा हुआ है। आय से अधिक संपत्ति का जवाब उनको देना पड़ेगा जनता को कि कहां से आई भाई। जब आप आते हैं तब तो वहां से आप, बहुत कुछ होता ही नहीं आपके पास। आज आप आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंसे हुए हैं। इधर आपने घोड़ा तोड़ने की बात कर दी और इधर मैं आपको एक बहुत बड़ी चीज और शेयर करने जा रही हूं कि मसूरी का बेड़ा गर्क करने जा रहे हैं ये लोग। मसूरी का सत्यानाश बहुत बहुत जल्दी ये लोग करने की प्लानिंग में है, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। अब मैं आपको बताती हूँ, अभी इन्होंने दिल्ली से देहरादून तक का 2 घंटे का, 2.5 घंटे में बताया है, जो रोड बन चुकी है हमारी, NH बन चुका है, कि हम 2.5 घंटे में आपको दिल्ली टू देहरादून पहुंचाएंगे। अभी देहरादून से लोग मसूरी जो रोड, 6 लेन की रोड लेके जा रहे हैं, मैं समझती हूँ वो इतनी घातक है। कहां खपाएंगे आप इतना टूरिज्म? कहां से लेके आएंगे आप इतना? आप तो बिल्कुल, आप सोच रहे हैं कि हम लोग बहुत अच्छा काम करें। मैं समझती हूँ आप पहाड़ों को कमजोर कर चुके हैं। आप जो पहाड़ में जो दूर दराज जो लोग रहते हैं, आप उनसे जाकर बात करिए ना, वो आपको जवाब देंगे। आपने पूरे पहाड़ों को खोद खोद के टनल्स बना दी हैं। कहीं ना कहीं आज हम लोग जो स्थिति में हैं, मैं समझती हूँ आज सबसे बड़ा पॉइंट ही मसूरी है हमारे भूकंप का। अगर कभी भी आता है तो भूकंप का जो मेन जो गढ़ है वो मसूरी है, और आप मसूरी को अब 6 लेन उस पर देने जा रहे हैं। आप क्यों नहीं सोच पा रहे हैं भाई? आप टेक्निकली सोचिए ना। आप जितनी रोड्स बनाएंगे, आप जितनी बड़ी बड़ी रोड्स आपकी बनती रहेंगी, कहीं ना कहीं पानी कहां जाएगा हमारा? भाई हम पानी से परेशान होंगे। हम मसूरी में आज भी पानी की बहुत दिक्कत है। हमारे को जल संरक्षण का एक नारा देना चाहिए कि हमें जल को कैसे हम सुरक्षित रखें, लेकिन हम सुरक्षित करने की बजाय वहां रोड्स बड़ी बड़ी लेकर के आ रहे हैं। और जैसे जैसे रोड्स बनेंगी तो आपको पानी कहां जाएगा, मुझे बताइए आप। तो कहीं ना कहीं हम बहुत बड़ा नुकसान करने जा रहे हैं। अभी आप एयर रोपवे बनाने जा रहे हैं कि 6 मिनट में जो है आप मसूरी पहुंचेंगे। क्या हो क्या रहा है?
मुझे बताइए, तो उसके लिए आप कितने पेड़ काटेंगे? आप जहां से उसको लेके जाएंगे लैंडस्केपिंग करेंगे आप। तो वो एक, मुझे लगता है कि ये जितना विकास हो रहा है, ये विनाश का बहुत बड़ा जो है तैयारी हो रही है विनाश करने की उत्तराखंड को। और उसके लिए देखिए, मेरी जैसी महिला तो हमेशा आवाज उठाएगी। आई एम वेल एजुकेटेड विमेन, और मैं समझती हूं आज हर महिला बहुत पढ़ी लिखी है, सशक्त है। ठीक है, आप आवाज दबा सकते हैं, लेकिन आप रोक नहीं सकते किसी को आवाज उठाने से। और मुझे लगता है कि मसूरी के लिए तो मेरा बहुत ही प्रेम प्यार है। मैं बचपन से वहीं पे पली बड़ी हूं, और मेरे जो फादर थे, ही वॉज एन आर्मी बैकग्राउंड, आई बिलोंग टू आर्मी बैकग्राउंड। और मैं समझती हूं कि जो मेरे दादा परदादा थे, मेरे जो परदादा थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी ज्ञानी जैल सिंह जी के लिए, कि सिख पंथ की उल्टी चाल। और इस पुस्तक को जो इंदिरा गांधी जी ने रिलीज किया था, हालांकि उसको रोकने की कोशिश हो रही थी उस समय पर, मेरे को खालिस्तान का मांग चल रही थी, तो उस पुस्तक को मेरे परदादा ने लिखा है। तो मैं समझती हूं मेरे अंदर भी वही खून है, और खौलता है खून, और क्यों ना खौले। मेरे पापा जब आर्मी में रहे, उन्होंने भी बहुत सारी पुस्तकें लिखी, मैं उन्हीं का खून हूं, तो मैं क्यों नहीं अपने उत्तराखंड के लिए रहूंगी। बिल्कुल। मेरा बर्थ हुआ अरुणाचल प्रदेश तवांग में, मैं वहां से, मेरे फादर मुझे 6 महीने के थे तो ट्रांसफर उत्तराखंड हुआ, उसके बाद हम यहीं पले, यहीं बड़े, यहाँ की मिट्टी में जुड़े हैं हम, यहाँ की मिट्टी में हूं मैं तो प्रार्थना करती हूँ भगवान से कि भगवान जब मैं मरूं तो इसी मिट्टी में मुझे फेंक देना, इसी मिट्टी में मुझे दफन कर देना। इस उत्तराखंड से मुझे मोहब्बत है, प्यार है, मैं क्यों ना जीऊं इस उत्तराखंड के लिए। और ईश्वर ने अगर मुझे ऐसा मौका दिया तो मैं दिखाऊंगी कि उत्तराखंड की तस्वीर को कैसे बदला जाता है। हम उत्तराखंड के लिए क्या कर सकते हैं? हम उत्तराखंड के लिए वो कर सकते हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। हमें आज देवों की भूमि कहा जाता है, हमें आज प्रकृति की भूमि कहा जाता है। केवल इसको बचा ले सरकारें, इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। इसको संजो कर रखे, नई चीजों को लाने की बजाय हमें जो हमारे पास है, हमें उसको संभालने की जरूरत है। आज हमें उसका विनाश करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि बीजेपी सरकार बखूबी कर रही है। एक सवाल यह है कि सोनिया आनंद रावत समाज में महिलाओं की स्थिति सुधारने में क्या कार्य कर रही है और किस प्रकार कर रही है? क्योंकि आपने बताया है कि ईश्वर मौका देगी तो देखेंगे, लेकिन अभी वर्तमान में सोनिया आनंद रावत किस प्रकार से महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने के लिए कार्य कर रही है? देखिए, मेरे पास एक गूंज सोसाइटी है, आपने सुना होगा। मैंने गूंज से इस मेरी संस्था को 15 साल हो गए हैं, और आप विश्वास करेंगे मैंने कभी किसी से पैसा कलेक्ट नहीं किया। मैंने हमेशा अपनी पॉकेट से पैसा खर्च किया है। ये मेरे बड़े स्वाभिमान की बात है कि मैं इतना करती हूं कि मैं अपनी संस्था को अपने दम पर चलाती हूं। कहीं ना कहीं मैंने जैसे अभी बात की थी आपसे हस्तशिल्प की, आज हमें उत्तराखंड का हस्तशिल्प, उत्तराखंड की खेती, उत्तराखंड के हमारे हरीश रावत जी ने बहुत बार ये बात उठाई है, कोदा झंगोरा खाएंगे, है ना, उनका एक वो भी बना, और उसके बाद मंडुआ खाएंगे। तो उसके बाद इसका इतना चलन हुआ कि आज हम लोग भी इसको जाने, हम लोग भी आज चाहते हैं कि हमारे बच्चे ऑर्गेनिक चीजों को खाएं। तो आज हमें कहीं ना कहीं उत्तराखंड की खेती को बहुत बढ़ावा देना होगा, उत्तराखंड के हस्तशिल्प को बहुत बढ़ावा देना होगा। हमें जिस तरीके से, आज मुझे बड़ा दुख के साथ मैं बोल रही हूं कि उत्तराखंड में स्कूल, सरकारी स्कूल कहां गए? आप पलायन की बात करते हैं, आप पलायन की बात करते हैं। आपने कितने स्कूल्स दे दिए उत्तराखंड में? आपने गांव में दूर दराज में कितने स्कूल दिए? आपने कितने हॉस्पिटल दे दिए? आज आपके पास हॉस्पिटल है तो डॉक्टर्स नहीं है। अरे दीजिए ना हम जैसी महिलाओं को जिम्मेदारी, हम बताएंगे कैसे डॉक्टर लाए जाते हैं और कैसे स्कूल बनाए जाते हैं। मैं इतनी हिम्मत रखती हूं कि अगर मेरे पास खुला पैसा होता तो वाकई में हर गांव में स्कूल देती। हमारे खुद की महिलाएं सशक्त है, हमारी वहां पर पढ़ी लिखी महिलाएं, वही पढ़ाएंगी बच्चों को। लेकिन नहीं करना चाहते ना आप लोग, आपकी एम ही नहीं है वो करने का। आपने तो केवल उत्तराखंड को बेचने का मन बना रखा है, उत्तराखंड को पूरा प्राइवेट करना चाहते हैं, आप रोड्स बनाना चाहते हैं, क्योंकि उसका बेनिफिट केवल और केवल आप लोग खुद लेना चाहते हैं, बीजेपी सरकार खुद लेना चाहती है। अगर आप 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं कि हमें मसूरी से इतनी रोड्स बनानी है, हमें दिल्ली टू देहरादून बनानी है, तो उसमें आपका प्रॉफिट कितना है ये आप अच्छे तरीके से जानती है बीजेपी सरकार। तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार अपने प्रॉफिट के लिए काम कर रही है, ना कि जनता के प्रॉफिट के लिए। तो आज मुझे लगता है महिलाओं को बढ़ चढ़कर मैं चाहती हूं कि उनको रोजगार मिले। मैंने आपसे जैसा कि पहले भी कहा कि सबसे पहले हर महिला को पैसे से मजबूत होना होगा। मैं उसी महिला को मजबूत मानती हूं जिसके पास खुद का 2 पैसा हर महीने आता है, और वो जरूरत है, और उसकी जब उसकी वो जरूरत पूरी होने लगती है तो वो खुद में खुद कॉन्फिडेंट बनती है। उसको गाड़ी सीखनी चाहिए, उसको काम करना चाहिए, उसको अगर, जैसा कि मैं भी आपको बोल रही थी, अगर उसके पास हाथ की कला है तो अपने काम को बढ़ाए आगे। मार्केट हम लोग देते हैं। मेरी सोसाइटी में मैंने हस्तशिल्प को, ऑनलाइन घुघुती ऑर्गेनिक्स को अच्छे से बेचा है। मैंने मंदिर बनवाए, मैंने कहीं ना कहीं बैग्स बनवाए भिमल के, तो वो कई बिजनेस मैंने अपनी संस्था के द्वारा किए।
अच्छा, ये गूंज संस्था के बारे में जैसे आप बात कर रहे हैं, ये कैसे महिलाएं इससे जुड़े, ताकि अगर कोई हमारा पॉडकास्ट देख रही है तो इस थ्रू भी अगर किसी को, तो किस प्रकार से जुड़े? जी हाँ, बिल्कुल। ऑनलाइन मेरा एक पेज चलता है, उसमें मेरा फोन नंबर रहता है हमेशा। अच्छा। तो जो लोग काम करना चाहते हैं आए मेरे पास। मैं तो पहले भी बहुत काम किया है मैंने। इवन हमारा पहाड़ी मसाला बहुत, मैं खुद भी अपने घर में वही यूज करती हूँ। हमारी हल्दी है, हमारी मिर्च लगाएं, उसको अपने नाम से हमने तो बल्कि ये भी सोचा था कि जो भी काम कर रहा है वो अपना नाम उसमें जरूर लिखे कि इस महिला ने इस प्रोडक्ट को बनाया है। तो हमने इस तरह के वर्क्स ऑलरेडी फीमेल्स को दे रखे हैं। आज भी मैं वो काम करती हूँ, उस काम को मैंने कभी दबाया नहीं है। गूंज संस्था के अलावा भी आप कोई दूसरा फाउंडेशन चलाती हैं? नहीं, मेरा खुद का गूंज है और मैं समझती हूँ आज के टाइम में एक फाउंडेशन हम अच्छे से चला लें वही बहुत बड़ी चीज है, और उससे एक से बहुत लोग जुड़ते हैं। अभी हमने बहुत चीजें उसके अंदर अब नई लाना चाहती हूँ मैं, कि जिस तरीके से हम लोग एंटरप्रेन्योर्स भी चाहते हैं कि लोग जुड़े, बिजनेस वुमेन्स हैं वो भी हमारे साथ जुड़े। तो वो सब जैसे जैसे हमारा एक बहुत बड़ा एक वो बन जाएगा ग्रुप, तो मैं समझती हूँ कि महिलाओं को खुद भी खुद काम मिलेगा। देखिए, एक दूसरे के हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड भी है कहीं ना कहीं। अगर मैं म्यूजिक में तो आप मुझे मंच देने का काम करती हैं, है ना। अगर मैं मसाले लगाती हूँ तो आप बनाने का काम करती हैं, आप बेचने का काम करती हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की सपोर्ट में भी खड़ा होना पड़ेगा, और वो हम जैसे लोग होते हैं खड़ा। अच्छा, जैसे अभी आपने बताया कि वापस से शुरू पे आऊंगी कि आप गायिका हैं, फिर आप समाज सेविका बन गई और आप सत्ता में आ गई हैं, और आपकी जो बातें हैं उन्हें सुनकर तो ये कहना, मतलब कह सकते हैं दावे के साथ कि 27 में आप जबरदस्त तरीके से ताल ठोकेंगी। तो इस पर सवाल ये है कि गौतम बुद्ध पार्क जो अभी हुआ था उसका प्रकरण, उस पर क्या है ये पूरा, क्योंकि आप लगातार समय से 2022 से काफी सक्रिय हैं, तो ये गौतम बुद्ध पार्क का प्रकरण क्या था? देखिए, वैसे सक्रिय तो मैं जब 13 साल की थी, 30 साल हो गए मुझे सक्रियता के साथ, लेकिन मैं पहले संगीत के मंचों पर थी, और उसके बाद मैं सोशल वर्क्स के मंचों पर रही, और आज मैं राजनीतिक मंचों में हूँ और आपके साथ हूँ। तो मैं समझती हूँ कि एक धोरण में एक जगह है, राजेश्वर नगर फेज 1, उसमें एक जगह खाली थी। मुझे वहां पे लोगों ने काफी कंप्लेंट्स करी कि मैम आप यहाँ पे सफाई करवा दें। मुझे गामा जी उस समय अच्छे से जानते थे, अच्छा परिचय था मेरा। मैंने बल्कि उनके लिए काम भी करवाया, कई लोगों को बोला मैंने। तो मैंने उस समय उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है मैम, सफाई करवा देंगे। कई बार इस पर चर्चा हुई। मैंने उनसे कई बार कहा कि सर आप, बार बार मिलते थे, वो हाँ तो बोलते थे लेकिन करते कुछ नहीं थे। तो उसके बाद मुझे लगा कि यार ये तो सुन ही नहीं रहे हैं, क्यों नहीं भाई, हम लोग अगर आपको एक पब्लिकली हम आपको बोल रहे हैं कि आप सर इस जगह को सफाई कराइए, लोग यहाँ पे बदबू से परेशान है। वहां कूड़े का ढेर मचा हुआ था, और इतना कूड़ा था वहां पर कि आप सोच नहीं सकती। और उसके बाद मैंने उनको निवेदन किया तो उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद अब मैं ठहरी जिद्दी औरत, मैंने तो फटाफट ट्रक को बुलवाया, खुदाई शुरू करवाई, और 45-50 हजार रुपए खर्च किए। कम से कम एटलीस्ट, आप बिलीव नहीं करेंगी, वहां पे 50 ट्रॉलीज की गंदगी वहां से निकाली गई है। और जब वो गंदगी निकली तो मुझे लगा यार ये स्पेस इतना अच्छा है, तो मैं एक बार फिर गामा जी से कह देती हूँ कि चलो मैंने सफाई करवा दी है, अब आप यहाँ पर छोटा सा पार्क बना दीजिए। मैं उनके पास 2 बार गई, बड़े प्यार से बैठी, उन्होंने चाय भी पिलाई मुझे, बड़ी सम्मान दिया मुझे, और मुझसे ये भी कहा गया कि मैं इसको, मैम आप चिंता मत कीजिए, झूले भी डलवाएंगे, इसको पार्क बना देंगे। उसके बाद मैंने उनको तकरीबन 10 बार उनको फोन कर करके याद दिलाया। उन्होंने इतना इग्नोर किया कि फिर देखिए मेरी तो अंतरात्मा बहुत दुखी होती थी कि अगर मैं किसी व्यक्ति को कोई बात बोल रही हूँ वो नहीं सुन रहा है तो गुस्सा आना लाजमी है, क्योंकि भाई आप हमसे हैं, हम आपसे नहीं है। गामा जी मुझसे थे, मैं उनसे कभी नहीं हूं। भैया उनको बिठाने वाले, सत्ता तक पहुंचाने वाले हम ही जैसे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं। तो निश्चित रूप से मैं उनको बार बार कहती रही, उन्होंने नहीं सुना। उसके बाद उन्होंने मुझे इस कदर परेशान किया कि मैंने जब सोचा, मैंने सबको वहां पर जोड़ा, अपने फीमेल्स को जोड़ा, वहां की सोसाइटी के लोगों को जोड़ा। मैंने कहा कि अब यहां पर हम पौधे लगाना शुरू करते हैं, जुलाई का समय था। उन्होंने उसके लिए वहां पर गाड़ियां भेजी नगर निगम की कि बिल्कुल यहाँ सरकारी जमीन है। उन्होंने मुझे बदनाम करने की कोशिश करी कि मैं सरकारी जमीन को हड़पने का काम कर रही हूँ। ये तो ईश्वर जानता होगा या उनकी खुद की आत्मा जानती होगी कि सोनिया आनंद ने कभी जीवन में ऐसे काम नहीं किए हैं। मुझे किसी का कभी कुछ नहीं चाहिए
तो अपना हक चाहिए और वो मैं लेती हूँ, चाहे उसमें कोई भी हो। और उनसे भी मैंने इसी अधिकार को लिया, क्योंकि वो सरकारी जमीन थी। उससे पहले कि आप वहां पर दुकानों के नाम पर उस जमीन को बेचने जा रहे थे, और उसका विरोध सोनिया आनंद ने खुल करके किया। और वहां पर आप सोच नहीं सकती हैं कि वहां पे किस तरीके से हर रोज गाड़ी बेचते थे वो। हर रोज वहां पे नगर निगम की गाड़ी चक्कर लगाती थी और मुझे ढूंढती थी कि मैं क्या करवा रही हूं। और इतनी तानाशाही इन्होंने जो मुझ पर दिखाई है, मसूरी के विधायक जी ने भी और गामा जी ने भी। और हालात ये हो गए थे कि मुझे वहां पर जाने नहीं, मैं जाते हुए भी सोचती थी कि मैं कब जाऊं। उसके बाद नहीं चली तो फिर मैंने रात को काम करवाया वहां पर। आधी रात को मैं पूरी रात खड़ी रही वहां पर। मैंने पुश्ते लगवाए, मैंने वहां पे पौधारोपण किए, मैंने वहां पर बहुत सारे प्लांट्स लगा दिए। और आज आप कभी जाकर देखिए, मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं वहां पर छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को खेलते हुए देखती हूँ। मैं समझती हूँ यहां पर आकर के मुझे लगता है कि मैं पूर्ण नारी हूं। मैंने वो चीज पाई है जो मैं चाहती थी। और गामा जी ने उसके बाद वहां पर मैंने एक पत्थर लगाया था। हालांकि मैं आपको फिर एक बात आपके चैनल के माध्यम से शेयर कर रही हूं कि मैं खुद गामा जी को अपने कार्यक्रम के लिए, इनॉग्रेशन के लिए इन्वाइट करने गई कि प्लीज आप जरूर आए। मैंने पर्यावरण विद जी को भी वहां पर इन्वाइट किया था, डॉक्टर जोशी ने ही रिबन काटा था और काफी लोग वहां पर मेरे साथ थे, लेकिन वो नहीं आए वो। और अगले दिन उन्होंने वहां पर एक पत्थर लगाया था, हमने पर्यावरण विद का नाम भी था। और सबसे अच्छी बात बताऊं कि मैंने नगर निगम की लैंड का भी जिक्र किया था, उसमें लिखा हुआ था कि ये भूमि नगर निगम की है। उस पत्थर को तुड़वा दिया उन्होंने वहां पर, उस गेट को वो तोड़ने जा रहे थे। मतलब बड़ी शर्म आती है मुझे ऐसे लोगों को कि आप जैसे लोग अगर राजनीति में हैं और आप खुद को कहते हैं कि हम समाज सेवक हैं और हम समाज के लिए काम करते हैं, तो हमें नहीं चाहिए ऐसे लोग। हमको समाज में ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। अगर मैंने काम किया था, मुझे खुशी तब होती जब आप मेरा साथ देते। अगर मैंने वहां पर सफाई कराई थी तो आप मुझे पार्क बना के देते, और मुझे नहीं, आप जनता के लिए पार्क बना के देते। तो ये मेरे लिए बड़ा दुखद रहा। उसके बाद जो लड़ाई हुई वो आप सबने देखी, और मुझे उस लड़ाई पे बड़ा गर्व है कि मैंने सही को, गलत को सही व्यक्ति ने जवाब दिया। ये जवाब मुझे पहले देना चाहिए था। और अगर आगे भी मेरे साथ ऐसा होता है, आगे भी अगर सोशल कॉजेस के लिए मैं लड़ती हूं या खड़ी होती हूं और कोई कहना नहीं सुनता है, तो मेरा लड़ाई करना निश्चित है। मैं ऐसे ही लड़ूंगी, अपने लोगों के लिए मैं ऐसे ही खड़ी होंगी। जब आपने उसको मॉडिफाई करवाया उस खाली जगह को, तो वहां पर आपने झूले डलवाए, एक छोटी सी पुलिया भी जो नीचे से जी। जल की निकासी के लिए, और सारा आपने जैसे अभी बताया कि सारी लागत मैंने खुद से। तो सवाल ये भी है कि सोनिया आनंद रावत ये क्यों कर रही हैं? मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगी कि आज आप डिबेट अपने वर्किंग को बहुत अच्छा कर रही हैं। आप भी कहीं ना कहीं चाहती है कि मैं आगे बढ़ूं। अभी हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे थे, तो मैं भी उसी का हिस्सा हूं। मैं क्यों ना करूं? मुझे ईश्वर ने वो वरदान दिया है, मुझे दिया है। मैं कहती हूं कि भगवान ने मुझे बिल्कुल ओतप्रोत कर दिया है। मुझे दिया है कि मैं समाज के लिए जीऊं, समाज के लिए मरना चाहती हूं। देखिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत फक्कड़ लेडी हूं, मैं फक्कड़ हूं सच में। और मैं चाहती हूं कि मैं समाज के लिए जीऊं। और मैंने कहा ना आपको कि मैं इसी मिट्टी में जलना चाहती हूँ, इसी मिट्टी में जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं समाज का कुछ अच्छा किए बिना इस दुनिया से भी नहीं जाऊंगी। ये मुझे ईश्वर ने आशीर्वाद दिया है। मैं बचपन से संघर्षों में रही हूँ, बचपन से बहुत संघर्षों में पली बड़ी हूँ। और मेरे पिताजी भी माउथ ऑर्गन बजाते थे और वो आर्मी में थे, क्योंकि और मैं संगीत से बहुत मुझे प्रेरणा मिली है। और आपको एक बात और शेयर करती हूँ कि मैं बचपन से बहुत दयावान हूँ, लेकिन आज मुझे लगता है कि आज अगर भगवान ने मुझे इस दुनिया में भेजा है तो आपको भी एक रोल दिया होगा, मुझे भी ये रोल दिया है कि मैं समाज के लिए जीऊं, समाज के लिए कुछ अच्छा करूं। करने के लिए आई हूं तो किए बिना नहीं जाऊंगी और करके जाऊंगी। और जनता को मुझ पे भरोसा करना होगा। अगर एक मौका जनता मुझे देगी तो मैं उसका सूद सहित उसका असल भी लौटाऊंगी और सूद पर सूद भी जनता को दूंगी। ये मेरा विश्वास है। एक और सवाल भी है कि जैसे कि गायिका से आपका नाम है, फिर समाज सेविका होने के चलते, आप काफी एक्टिव होने के चलते आपने और पहचान बनाई, अब फिर राजनीति में आई। तो ये इस चीज को किस प्रकार देखे? सत्ता के लिए, पहचान के लिए, या बदलाव? देखिए, संगीत ने मुझे खड़ा किया है ना, और सामाजिक कामों ने मुझे गढ़ा है, और राजनीतिक ने मुझे रास्ता दिया है। तो ये तीनों मैंने अभी, जैसा कि पहले भी आपको कहा था कि तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो कहीं ना कहीं भगवान ने अगर मुझे इतने ज्यादा संघर्ष दिए हैं, मैं भी आप ही की तरह अपने 2 बच्चे छोड़ करके घर से निकलती हूँ, और मेरे बच्चे भी मुझसे चाहते कि मम्मी हमको भी टाइम दे। लेकिन कहीं ना कहीं मेरा कुछ तो उद्देश्य होगा ना, समाज के लिए खड़े होने होगा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं समाज के लिए कुछ करूं, और कर भी रही हूँ और आगे भी करूंगी। मुझे एक मौका तो मिले। समाज की बात कर रहे हैं, और समाज के साथ सोशल मीडिया एक बड़ा साधन बन चुका है
कि युवा अपनी बात रख रहे हैं, कोई और उनकी बात सुन रहा है, तो आप इस चीज़ को किस प्रकार देखते हैं कि जो 27 में चुनाव होगा उसमें कितना असर रहेगा इस चीज़ का, जो लगातार आप जिस प्रकार से आप या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से सक्रिय है, उससे क्या युवाओं पर या किसी पर कुछ असर पड़ेगा? देखिए, इस ताकत को आप किस प्रकार से देखती हैं? जी जी जी, देखिए सोशल मीडिया इतना इम्पोर्टेंट है आज की तारीख में। मुझे लगता है आपका अपनी बात को रखने का तरीका, या आप जो कहना चाहते हैं, आप समाज के लिए लड़ना चाहते हैं, आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और वाकई मैं समझती हूँ कि इसको सबको देखना चाहिए, लेकिन उतने टाइम तक देखना चाहिए जितनी ज़रूरत है। अगर आप नेगेटिव चीजें देखते हैं तो आप कहीं ना कहीं नेगेटिविटी आपके दिमाग में आती है। तो मैं समझती हूँ सोशल जो एक कॉजेज हैं या सोशल मुद्दे हैं या विमेंस की बात करेंगे, हम लोग महिलाओं के अधिकारों की बात करेंगे, तो वो सब मैं समझती हूँ आज आपके पास सोशल मीडिया है। और जब मैं सारेगामापा में गई थी 2002 में, तब सोशल मीडिया नहीं था उस टाइम पर, तो मुझे उसके लॉसेस भी हुए हैं। मैं यही बात की चर्चा कर रही थी कि मुझे उसके नुकसान हुए हैं। मुझे जहां होना चाहिए था मैं नहीं आ पाई, लेकिन उस समय अब मिला है, तो अब आएंगे और अब काम करेंगे। तो सोशल जो आपका प्लेटफॉर्म है वो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। मैं समझती हूँ उतना इस्तेमाल करिए जितनी जरूरत है, और अच्छे से इस्तेमाल करिए और पॉजिटिव वे में उसका इस्तेमाल करिए। और कहीं ना कहीं कुछ चीजों में नुकसान भी है। कहीं ना कहीं हम लोग जो हैं कई ऐसी चीजों को हम अपनी बिल्कुल प्राइवेसी को भी बिल्कुल सोशल मीडिया में ना उतारें कि मैं आज ये कर रही हूं, मैं आज ऐसा कर रही हूं, या मैं अब ये करने जा रही हूं। तो वो सोशलाइज है। अगर सोशल मीडिया है तो उसको सामाजिक ही रहने दें, उसको प्राइवेट ना बनाएं। और क्योंकि आप अपनी प्राइवेट चीजें भी अगर शेयर करते हैं, कहीं ना कहीं वो हार्मफुल हो जाता है। और आज मैं समझती हूँ कि सोशल मीडिया के माध्यम से आज अगर राहुल जी अगर आज चमक रहे हैं, अगर आज राहुल जी को पूरा बिहार जान रहा है, पूरा देश जान रहा है, पूरा उत्तराखंड जान रहा है, पूरा यूपी जान रहा है, तो बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया। देखिए, उनको बहुत दबाया गया, लेकिन आज सोशल मीडिया के माध्यम से जिस तरीके से एक टाइम ये था कि सोशल मीडिया ने ही उनको पप्पू बनाने में काम किया, और आज एक सोशल मीडिया ये है कि आज उनको जो है चमकने से कोई नहीं रोक पा रहा है। आज पूरी भाजपा सरकार देख रही है, लेकिन कोई रोक नहीं पा रहा है उनको। तो मैं समझती हूँ हमारे राहुल गांधी जी के सानिध्य में, हमारे राहुल गांधी जी जिस तरीके से सूर्य की तरह उज्जवल बन रहे हैं, सूर्य की तरह चमक रहे हैं पूरे देश भर में, और मैं समझती हूँ कि यूथ राहुल गांधी जी के सानिध्य में सोनिया आनंद के साथ बिल्कुल जम करके आगे लड़ेगा और जीतेगा, और देश को एक विकासशील देश बनाएगा। और मैं समझती हूं कि आज जरूरत है हमें यूथ को लाने की, और यूथ आ रहा है, यूथ जुड़ रहा है, और जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। बिल्कुल। अब जैसे आपने सोशल मीडिया की बात कही, खुद आपने अभी बताया कि मैं बहुत फकड़ लेडी हूं, और वास्तव में आप अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। 2022 का जब चुनाव हुआ था उसके बाद आपने एक सोशल मीडिया पोस्ट डाली थी जिसने काफ़ी बवाल भी मचा दिया था आपके बेबाक अंदाज ने। वैसे आप समझ गए होंगे मैं किस चीज़ की बात कर रही हूँ। आपने अपनी ही पार्टी के प्रभारी पर पूरा ठेकरा, बोलूँगी मैं एक तरीके से, कि आपने उनको ठेकरा दे दिया था कि आपकी वजह से पार्टी की हार हुई है। तो इस सब चीज़ों को अब आप कैसे देखती हैं, क्योंकि वो आपका शुरुआती दौर था राजनीति में, अब आपको एक लंबा एक्सपीरियंस हो गया है, तो उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? देखिए, मुझे लगता है कि सही को सही और गलत को गलत तो कहूंगी ना। तो मैं समझती हूँ कि अगर मुझे लगा है कि गलत है, तो मैं क्यों जहर के घूंट पी रही हूँ कि मैं गलत अपने सामने देख रही हूँ और मैं अपना मुंह बंद करे हुए हूँ? बिल्कुल नहीं। अगर आपको लगता है कि, देखिए, बात पार्टी की है, पार्टी कोई उनकी नहीं थी, पार्टी कोई मेरी नहीं है, पार्टी हम सबकी है। अगर पार्टी में हम लोग काम कर रहे हैं तो हम सब एक होकर के काम कर रहे हैं। पार्टी कोई सिंगल पर्सन से कोई पार्टी नहीं बन रही है। तो सबके अपने विचार हैं, मनभेद भी, मतभेद भी, सभी का एक अपना अपना औरा है, सभी लोग काम कर रहे हैं पार्टी में। तो आज हमें जरूरत है समझने की कि भाई पार्टी को हम किस तरीके से, पार्टी को नुकसान जो करेगा वो हमारा सबका दुश्मन है, मेरा भी दुश्मन है, क्योंकि हम कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस ने जो है स्वतंत्रता की लड़ाई से लेकर के, है ना, कितने इंदिरा गांधी जी को खत्म कर दिया गया है कहीं ना कहीं, है ना। ऐसे हमारे बीच में आर्यन लेडी जो कही जाती थी, है ना, उसके बाद
राजीव गांधी जी खत्म हो गए, तो एक संघर्षों से निकली हुई पार्टी है, तो हम क्यों ना उस पार्टी के लिए लड़ें। अगर उस पार्टी को कोई ना कोई नुकसान होता है तो हम लोग लड़ेंगे, हम जरूर लड़ेंगे, हम लिखेंगे, हम खुले बेबाक तरीके से लिखेंगे। अगर हमें लगता है कोई मुंह पर कुछ और हो रहा है और पार्टी को नुकसान कर रहा है तो क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग, पहले उसे समझाएंगे, नहीं समझेगा, जैसे गामा जी को समझाया गया था, नहीं समझे, बाद में आज टिकट नहीं मिला है, तो ऐसे ही अपनी पार्टी के लोगों को भी समझाएंगे, और नहीं समझेंगे तो फिर हम लिखेंगे ओपनली, क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि जब समझ में नहीं आएगा तो फिर ओपनली तो कम से कम समझ में आएगा। तो मैं समझती हूं कि जिसके साथ हैं आप, ईमानदार रहिए, वफादार रहिए। आप अगर अपने परिवार में तो वफादारी निभाइए, आप अपने काम के प्रति वफादारी निभाइए, आप किसी पार्टी में पार्टी के प्रति वफादार रहिए, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि आपकी वफादारी ही आपको उसी का इनाम मिलता है जब आप समाज में खड़े होते हैं। आप कोई भ्रष्ट बन करके आज इतने सारे नेताओं के बारे में आप चर्चा कर रही हैं, आप भी कहीं ना कहीं पीड़ित रही होंगी। आप भी अगर मुझसे सवाल कर रही है कि आज समाज में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, मुद्दे उठे हैं, तभी सोनिया नंद आपके स्टूडियो में आई है ये बात करने के लिए। तो मैं समझती हूं कि हमें सच्चाई के साथ कोई काम करना चाहिए, तो फिर आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। अच्छा, अगर मैं कांग्रेस पार्टी की अगर बात करूं, क्योंकि आप लंबे समय से आप पार्टी से जुड़ी हैं, तो आपको अगर सत्ता में वापसी होती है इस बार 27 में कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री का चेहरा आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, मैं इससे पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि मैं कांग्रेस में तो मुझे 7 साल हो गए, लेकिन मैं बचपन से बीजेपी के संघ में भी वंदे मातरम गाती आई हूं। ये आपसे शेयर कर रही हूं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं संघ में, जब भी कोई संघ का कार्यक्रम होता था, अमित शाह जी के सामने अरुण जेटली जी आए, जिसकी तस्वीरें मैं समय समय पर साझा करती हूं, और इतने बड़े बड़े मंचों पर मैंने वंदे मातरम गाया है, और मैं अपना सौभाग्य भी समझती हूं कि मेरा गाना भी आज जो है पार्टियों के काम आया। तो आज मैं कांग्रेस में हूं तो कांग्रेस की मानसिकता की वजह से हूं, कांग्रेस की एक अच्छी नीतियों की वजह से हूं, कांग्रेस में जिस तरह की स्वतंत्रता आपको दी जाती है काम करने की, उसकी वजह से हूं। आपको एक बात और कहना चाहूंगी कि कांग्रेस लीडर्स बनाती है, नेता बनाती है, धक्के खाकर नेता बनते हैं। और बीजेपी का जो मैंने एक डिफरेंस देखा है, बीजेपी में आप नेता नहीं बनते हैं, आप बीजेपी में यस मैन बनते हैं। ये मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है। कांग्रेस नेता बनाती है, मौका देती है नेता बनने का। तो मैं इसलिए कांग्रेस पार्टी को, वी लव कांग्रेस, और कांग्रेस के लिए हम जीते हैं, कांग्रेस के लिए मरते हैं, और कांग्रेस के लिए सदैव काम करेंगे। और आपने जैसा कि सवाल किया है मुख्यमंत्री का चेहरा, तो मैं समझती हूं कि इस पे थोड़ा सा कंट्रोवर्सी हो जाएगी। मैं बिल्कुल नहीं कहना चाहूंगी, हमारे लिए तो जो भी मुख्यमंत्री बने वो प्रदेश को चमकाए, प्रदेश के लिए काम करे, प्रदेश में महिलाओं की बात को समझे, और जिस तरीके से आज महिलाओं के साथ दुराचार करने की जो रोज की खबरें आती हैं, उस पर रोक लगे, उस पर लगाम लगे, और जिस तरीके से भू माफिया, खनन माफिया, इन सब चीजों पर रोक लगाई जाए, तो हमारे लिए तो हमें ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। अब वो जो भी हो, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं सम्मान के साथ। अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या गैरसैंण को स्थायी राजधानी का दर्जा मिल पाएगा? बिल्कुल मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। और मैं समझती हूं कि कांग्रेस कम से कम दिखावा तो नहीं करती है ना। हरीश रावत जी ने, लेकिन सवाल ये है ना कि सत्ता में तो दोनों सरकारें आई हैं, कांग्रेस भी आई है, भाजपा भी है। आपकी बात पे मैं जवाब देना चाहूंगी कि कांग्रेस पार्टी ने ही हरीश रावत जी के समय पर ही गैरसैंण को राजधानी का एक नाम दिया था, आप याद करिए, और उसको आज बीजेपी दिखावा करने का काम कर रही है। आप 2 दिन सत्र करते हैं, दूसरे दिन, एक दिन भी आपका सत्र नहीं चलता है ना, उसके बाद आप पूरा दिखावा, एक ड्रामा बना के जाते हैं। अरे भाई, हमारे कांग्रेस के लोग गए बेचारे बोरिया बिस्तरा लेकर के गए कि भाई हम कम से कम 8-10 दिन तो रुकिए, आपको ठंड लग जाती है गैरसैंण जाने पर, आप ठंडे हो जाते हैं। क्या गैरसैंण के बारे में आप सोच रहे हैं? केवल एक दिखावा करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी ने, अगर आप कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी तो बोरिया बिस्तर लेकर के गई थी, तो क्यों नहीं लेके जाएंगे कांग्रेस के हमारे सारे विधायक दल के जितने भी नेता हैं, क्यों नहीं लेके जाएंगे बोरिया बिस्तर? भाई हम तो सोच समझ करके गए। लेकिन सवाल ये है ना कि इस पहाड़ी प्रदेश को बने हुए 25 वर्ष हो गए हैं, और 2014 में सबसे पहला सत्र चला था विधानसभा का गैरसैंण में, जो टेंट में चला था। लेकिन 14 वर्ष क्यों लगे? पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ों में होनी चाहिए ना, इतना लंबा समय क्यों लगा? बिल्कुल, देखिए ऐसा होता है कि मैं आपको बताती हूँ कि धीरे धीरे हम लोग, जब लोगों के विचार आते हैं, और मैं आपको फिर ये बात कह रही हूँ कि केवल कांग्रेस ने ही यहाँ पर विकास किया है, कांग्रेस ने ही इन चीजों को उठाने का काम किया है। अगर गैरसैंण की बात शुरू हुई तो कांग्रेस ने इसको शुरुआत की थी, बीजेपी ने बिल्कुल नहीं इसकी शुरुआत करी है। बीजेपी ने आज 10 साल हो गए, बीजेपी ने क्यों नहीं सोचा आज तक? मुझे बताइए ना,
कितना गैरसैंण को आपने विकसित कर दिया। जैसे अभी आप लोग सिर्फ रोड्स की बात करते हैं, आप लोग कहते हैं आपकी रोड्स भी क्या बन रही है, सारी टूट टूट के गिर रही है। आप रुद्रप्रयाग चली जाइए, आपदाओं को आपने न्योता दे रखा है, आए दिन आपदाएं आ रही हैं। आपके पास अभी तक कोई लिस्ट ही नहीं है कि कितने लोग हमारे दराली में दफन हो गए नीचे, आपके पास कोई पता ही नहीं है, आपके पास किसी का नाम नहीं है। आप 5,000 रुपए देने के लिए मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं। क्या हो रहा है भाई? क्यों नहीं बोलेंगे हम लोग इन चीजों के लिए? बोलना चाहिए हमें, और चिल्ला चिल्ला कर बोलना चाहिए, सोचना होगा, समझना होगा। आप गैरसैंण को देख रही हैं, तो गैरसैंण को बनाने की भूमिका भी हरीश रावत जी की थी। आज केदारनाथ की बात करेंगे हम लोग। जब केदारनाथ में जिस तरह की तबाही हुई थी, आपदा आई थी, उस समय हरीश रावत जी, ही वॉज द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर फ्रॉम कांग्रेस, कि उन्होंने आवाज उठाई थी वहां पर जाकर, और पूरा सफाई करने में हरक सिंह जी की कई तस्वीरें साझा आपने देखी होंगी सोशल मीडिया पर, कि अकेले हरक सिंह रावत जी वहां पर गए थे और उन्होंने बॉडीज को निकालने तक का काम किया है। बीजेपी ने क्या किया? आप जाते हैं मुख्यमंत्री बनके, आप वीआईपी तरीके से 15 मिनट रुकते हैं, उसके बाद आप लोगों को 5-5 हजार रुपए हाथ में देते हैं। जब लोग चिल्लाए वहां पर, तब आपको लगा कि नहीं है 5-5 लाख रुपए की धनराशि हम दे रहे हैं। इट्स टू इंसल्टिंग। तो हम चिल्लाएंगे भाई, कांग्रेस पार्टी चिल्लाएगी। जैसे आपने बताया, अभी आपने खुद से कहा कि अभी तक उत्तराखंड में जितने भी काम हुए वो कांग्रेस पार्टी ने करे हैं, तो फिर सरकार सत्ता में दोबारा से क्यों वापसी नहीं हो पाई, जब इतने अच्छे कार्य लगातार हम लोकतंत्र की, और लगातार 2 बार से वापस से सत्ता में भाजपा आ गई है। जी बिल्कुल। देखिए, हम लोकतंत्र की हार को हम एक्सेप्ट करते हैं। हम लोकतंत्र है ये, अगर हमें लोकतंत्र से करारी हार मिली है तो उसके लिए भी जनता का धन्यवाद, जीत मिलेगी तो उसके लिए भी धन्यवाद। ये जनता है, जनता जनार्दन है, हमारे लिए इनका सम्मान सबसे बड़ा है। ठीक है, हम नहीं आ पाए सत्ता में, ठीक है, मानते हैं हम, कहीं ना कहीं हमारी भी कुछ कमियां रही होंगी। मैं कब कह रही हूं कि हम पूर्ण रूप से सही हैं, लेकिन मैं ये बात करना चाहती हूँ कि कांग्रेस के टाइम पे काम हुए हैं भाई, और वो काम हो गए जो आप सोच भी नहीं सकती हैं। कांग्रेस ने दिखावा नहीं किया। आज आईटी से लेकर के आज जितना भी आप ये सब आईटी देखते हैं, ये सब आप जो विभाग देख रहे हैं, ये सब कांग्रेस के द्वारा बनाए गए हैं। राजीव गांधी जी के टाइम समय पर बने हैं ये सारे विभाग, और आज जो इस पे लोग पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटीज आई हैं, क्या नहीं हुआ कांग्रेस के टाइम पे? आप ये देखिए कि उस समय का बजट, उस समय पर क्या बजट था। हम लोग स्वतंत्रता को लाने के लिए देश में जूझे हैं कि पहले हम फ्रीडम लेके आए। फ्रीडम के बाद जो हालात थे, उस दौरान कांग्रेस ने खड़ा किया है देश को। बीजेपी ने तो मलाई चाटी है। बीजेपी ने केवल और केवल मलाई चाटने का काम किया है। और आज अगर ये भू माफिया, भू खनन, ये सब हो रहा है ना, तो केवल और केवल उत्तराखंड का सत्यानाश करने के लिए हो रहा है। ये पर्सनली, वी आर एजुकेटेड पीपल, आई एम नॉट अ फूल, यू आर नॉट अ फूल। हम लोग एक पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं, हम लोग एक पढ़े लिखे समाज से आते हैं, तो हम इन सब चीजों को समझते हैं। हमें मुख्यमंत्री की लड़ाई नहीं है। हमारे कांग्रेस में कोई भी मुख्यमंत्री बने, हम सम्मान के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारी लड़ाई तो आज लोगों को यह समझाने की है कि समझे कि किस तरीके से हिंदुइज्म, मुस्लिमिज्म, जातिकरण, जो जातियों में बांटा जा रहा है सबको। बीजेपी सरकार जातियों में बांटने का काम कर रही है। भाई क्यों कर रहे हैं आप लोग? ये लोकतंत्र है भाई, हम बचपन से साथ में रहते आए हैं, सब एक साथ रहते आए हैं। आज आप न्योता देते हैं, फिर आप लड़ाई करवाते हैं, फिर उसके बाद आप चुपचाप से तमाशा देखते हैं। वाह वारी बीजेपी सरकार। ये सब समझने लगे हैं, ये सब जान रहे हैं। आप कहीं किसी की बात करते हैं, आप मुख्यमंत्री होकर के ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आपका क्या दायरा है और आपको कहां बात करनी है, क्या नहीं करनी है। तो आज प्रदेश में युवा जाग चुका है, बुजुर्ग जाग चुका है, महिलाएं जाग चुकी हैं। क्या हमारी जो बच्ची के साथ जो जिस तरीके से मार करके फेंका गया बीजेपी के नेताओं ने, उसका वीआईपी का नाम क्यों नहीं, वीवीआईपी का नाम क्यों नहीं खुला आज तक? जवाब दे बीजेपी। हम तो बिल्कुल सुनने के लिए तैयार है। कौन है? इतने हम लोगों ने कहां पे संघर्ष नहीं किया? गांव जाके संघर्ष किया, ऋषिकेश में संघर्ष हुआ, पूरे प्रदेश में लोगों ने जो है कितना तूफान मचाया। क्यों नहीं बीजेपी बता पाई आज तक? उस लेडी का केस हुआ जिसने अपनी बेटी को सेक्सुअली हरासमेंट के लिए उतार दिया, तब आप नहीं सामने बोलते हैं, तब आप छुपा देते हैं उन महिलाओं को। अभी लेटेस्ट जिसको अभी खत्म कर दिया गया, जिसने आत्महत्या कर ली, आप उस पर चुप्पी साधे हुए हैं, आपके पास जवाब ही नहीं है। कानून व्यवस्था आपने चौपट कर दी है। कानून तो आपका कुछ नहीं है, कानून तो आपकी उंगली पे चलता है, आपके फोन से कानून चलता है। समझने की कोशिश करनी होगी बीजेपी सरकार को। 2027 नजदीक है, पता चल जाएगा। अभी आपने जैसे अभी युवाओं की बात करी, लेकिन मैं वापस से पहले सवाल पे आऊंगी कि जैसे अभी छोटी सरकार के जो चुनाव हुए हैं, उनमें वापस से कांग्रेस अपनी
उतनी सीट नहीं ला पाई जितना लाने चाहिए थे, क्योंकि 27 में वापस से चुनाव है, तो एक टक्कर नहीं दे पाई इस बार भी, क्योंकि जिला पंचायत के अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस के अध्यक्षों की सीट बहुत कम है। देखिए, मैं आपको इसका जवाब देती हूँ और आप ये सुन लीजिए कि जिस तरह का इन्होंने धन बल दल सबका यूज किया है ना, वो सबसे किसी से छिपा नहीं है। किस तरीके से गोलियां चला दी गई, किस तरीके से सारे हमारे जो जीते हुए लोग थे किस तरीके से उठाया गया उनको, मतलब धामी जी ने हद पार करी है उस चीज के लिए। मैं ज्यादा जिक्र नहीं करना चाहूंगी, लेकिन वाकई शर्म करने वाली बात है। और सबसे बड़ी बात तो है वोट चोरी की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है। इससे बड़ा और आप क्या कलंक लगाऊं मैं बीजेपी सरकार पे, जो लोकतंत्र को खत्म करने का काम कर रहे हैं। लोकतंत्र को तो आपने बिल्कुल ही गड्ढे में डाल दिया, आपने तो अपना बीजेपी तंत्र चला दिया। आपके आगे वोटर्स की वैल्यू नहीं है, वोट्स की वैल्यू नहीं है। आपको पता है कौन से डब्बे में कैसे वोट बढ़ाना है और किन के झूठे वोट बनने हैं। जो मरे हुए लोग हैं उनके तक आप वोट डलवा दे रहे हैं। तो आप ये बताइए ना, कहां पे हम क्या बात करेंगे, हम क्या चर्चा करें इस पे। ये तो हम चिल्ला के इतने दिनों से बोल ही रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि कांग्रेस किस प्रकार से अभी राज्य में काम कर रही है, क्योंकि 2 जिला पंचायत की सीटें ऐसे गई हैं जिन पे देहरादून में हमारे प्रीतम जी का बेटा जीता है, हमारी कौर जी जीती हैं, ऐसा नहीं है। और हम पहाड़ों की बात भी करें तो जिला पंचायत बहुत अच्छे, लेकिन अच्छे रिजल्ट्स आए हैं, ऐसा नहीं। सवाल ये है कि किस प्रकार से कार्य कर रही है कि आप जहां समर्थन दे रहे हैं उससे पहले कांग्रेस के समर्थन में वोट लिए जा रहे हैं। कहीं आप जिला पंचायत सदस्य का चुनाव नहीं, दावेदारी कांग्रेस से नहीं हुई। पौड़ी गढ़वाल से रुद्रप्रयाग में आपने समर्थन इसिता सजवान को कांग्रेस के द्वारा दिया गया, लेकिन फिर ये किस प्रकार से अंदर खाने कार्य हो रहे हैं कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि आप जिसका समर्थन कर रहे हैं वो कहीं और है, जा रहे हैं। देखिए, ये तो छोटी छोटी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। और इस पर अच्छे से हमारे अध्यक्ष जी ने, हमारे करण महाराज जी ने, हमारे यशपाल आर्य जी ने, हमारे हरीश रावत जी ने, हमारे हरक सिंह रावत जी ने बिल्कुल पुरजोर तरीके से जो है चुनाव लड़वाया है। आज भी हमारे रण बाकुरे जिनको मैं कहती हूँ, सभी हमारे रण बाकुरे हैं, आज भी मैदानों में हैं। और अभी आपने देखा होगा हरक सिंह रावत जी ने किस तरीके से इनकी बोलती बंद कर रखी है इनके पास जवाब। आप जहां तहां ईडी का यूज कर लेते हैं। आपको पता है ईडी तो हमारे हाथ की कठपुतली है। ईडी भेजिए और अपना नेताओं का मुंह बंद करवा दीजिए। आप देखिए, खुद ही देखिए ना, जो कोई बीजेपी के खिलाफ बोलता है आज उनमें ताकत ही तो वो बोल रहे हैं ना बीजेपी को करारे। बीजेपी के पास जवाब क्यों नहीं है? भट्ट जी फोन करते कि अरे ये क्या कर रहे हैं, अरे क्यों नहीं करेंगे? आपने जब बुरा समय था तब तो आप साथ में खड़े नहीं हुए, और अब आप फोन करके कह रहे हैं कि हरक जी क्या क्या फैला रहे हैं। करना चाहिए जरूर। अभी उनका जो वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो बता रहे थे कि अगर शायद सटीक शब्द नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसा ही था कि अगर मैं अपने मतलब बताने पे आ जाऊं तो मेरे पास सबके काले चिट्ठे हैं। बिल्कुल खुलेगा, अभी सारे राज खुलेंगे, वो धीरे धीरे खोलेंगे। तो जब वो राज अभी तो उन्होंने कहा था ना, अभी तो मैंने बम फोड़े हैं। जब वो राज बने थे तो वो उस पार्टी का हिस्सा थे, तो कहीं ना कहीं वो उस पार्टी में संलिप्त है। तो कैसे तो आज उसका हिस्सा क्यों नहीं है? आज हरक सिंह जी बीजेपी का हिस्सा क्यों नहीं है? वो चाहते तो वो रह सकते थे, वो क्यों नहीं है हिस्सा? कहीं ना कहीं उनके साथ बुरा किया गया है ना। देखिए, वो है फ्री नेता, वो फ्री हैंड रहना चाहते हैं। उनको जो आज उन्होंने चिल्लर खाल मोटर मार्ग बनाने के लिए कितनी लड़ाई लड़ी, उन्हीं के खुद के त्रिवेंद्र जी ने कितनी बड़ी रोक लगाई, उन्होंने उनको काम नहीं करने दिया। कहीं ना कहीं सब चीजें मेरे को मालूम है कि किस तरीके से उनको रोका गया है। तो भैया आप किसी नेता को आप तो बिल्कुल यसमैन चाहिए आप लोगों को, आपको नेता थोड़ी ना चाहिए। बीजेपी सरकार को नेता नहीं चाहिए, बीजेपी सरकार को यसमैन चाहिए। तो मुझे नहीं लगता कि हरक सिंह जी यसमैन बन के काम करेंगे किसी भी पार्टी के साथ। 22 की अगर मैं बात करूं चुनाव की, तो लास्ट टाइम पे उन्होंने पार्टी बदली थी और कांग्रेस से टिकट लिया था। उनकी पुत्र वधू ने भी, अनुकृति गोसाई ने भी लैंसडाउन से टिकट लिया था। तो ये उन्हें कहीं ना कहीं ये उपाधि भी दी जाती है कि बिन पेंदे का लोटा कहा जाता है, क्योंकि वो कभी भी पार्टी को देखते हैं कि किस साइड इस बार हवाएं चल रही हैं जीतने की। 2022 में काफी हद तक कांग्रेस की थी कि इस बार शायद सत्ता में वापसी हो गई, लेकिन नहीं आ पाई वापस। देखिए, मुझे लगता है हरक सिंह रावत जी ने पार्टी बदल दी और फिर उसके बाद से लगातार उनके बयान इस प्रकार से आ रहे हैं और अभी उनके हाल ही में 2-3 वीडियो वायरल हो रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको एक बात बता दूं कि उन्होंने पार्टी बिल्कुल नहीं बदली, उनको निकाला गया। शायद आपको ये क्लियर कर दूं और देख भी लीजिएगा आप सोशल मीडिया के माध्यम से, वो पार्टी बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते थे, उनको बीजेपी ने यूज एंड थ्रो करा है। तो ये एक और लांछन है बीजेपी के ऊपर कि बीजेपी यूज एंड थ्रो करती है। कैबिनेट मंत्री को पार्टी यूज एंड थ्रो कर रही है। बिल्कुल। और फिर वो आज जाके कह रहे हैं कि बहुत सारे राज हैं,
तो उस समय देखिए, जैसे अभी आप बात कर रहे हैं कि जिसको बुरा लगेगा, जब मैंने आपसे चिल्लाएगा, वो बोलेगा। बिल्कुल, जब आपसे मैंने सवाल करा कि देवेंद्र यादव पर जो आपने टिप्पणी करी आपकी पार्टी के, आपने बोला मैंने गलत को गलत कहा। तो जब कैबिनेट मंत्री का एक ओहदा दे रखा है, एक पूरे विभाग का उन पे जिम्मेदारी है, वहां पर वो सवाल नहीं कर रहे हैं, और पार्टी से निष्कासित होने के बाद जब ईडी की उन पर कार्रवाई हो रही है, फिर जाके वो बात कर रहे हैं कि मैं सारे राज खोलूंगा, और पीसीओ में हम बैठा करते थे, किस प्रकार से हमारे, तो इन सब चीजों को किस प्रकार से देखना है? देखिए बिल्कुल, उनको अगर 27 में वापस से भाजपा से उन्हें टिकट मिलता है तो फिर तो उनके लिए भाजपा ही अच्छी हो जाएगी। देखिए ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं मैंने आपसे फिर बार बार कहा ना, वो एक फ्रीडम में काम करने वाले नेता हैं, वो दबकर काम नहीं करेंगे, उनको काम करना आता है, उनको काम करने का तरीका पता है, उनको काम करवाना भी आता है और करना भी आता है। जहां उनकी डिमांड्स पूरी नहीं होती फिर वो नहीं रहेंगे वहां, ये उनके नेचर में है। उनको केवल प्रदेश का विकास कैसे हो वो इस और बहुत ध्यान देते हैं। अब कई काम उन्होंने, मैंने आपको जैसा कहा, चिल्लर खाल वाला जो रोड वाला जो काम था उनको नहीं करने दिया गया, उसमें बहुत अड़चन आई। आज वो बना होता तो टूरिज्म का माहौल ही कुछ और होता। तो कहीं ना कहीं उनको रोक लगाई है उन्हीं की पार्टी के लोगों ने। तो हाउ टू मैनेज देयर, आप नहीं कर सकते ऐसे लोगों के साथ काम। तो कहीं ना कहीं परेशान भी हुए, लेकिन फिर आप जब वो विरोध करते थे तो आप उनको पार्टी से बाहर फेंकने की बात करते हैं और फेंक भी देते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आज वो उबल रहे हैं तो वो इसीलिए उबल रहे हैं ना, कि आपको उनके साथ आप क्यों इतना कमजोर क्यों महसूस कर रहे हैं कि हरक सिंह के आने से हम कहीं पीछे ना हो जाएं। देखिए वो चाहे कुछ भी कहिए, आज जिस तरह से उनका एक मुकाम है, काम करने का तरीका है, वो सभी लोग जानते हैं, मुझे कहने की ज्यादा आवश्यकता नहीं। और फिर छोटा मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ हमारे रण बांकुरे सारे मैदान में हैं, सभी लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग जनता के बीच में हैं, मैं भी जनता के बीच में हूँ, हमारी महिलाएं भी जनता के बीच में हैं, और पूरी कांग्रेस की जो टीम्स है हमारी, चाहे वो यूथ की टीम हो, चाहे वो महिलाओं की टीम हो, या फिर हमारी सेवा दल की टीम्स हो, सभी मैदान में हैं और हम लोग मेहनत करेंगे, लोगों को बताएंगे। अब समझना लोगों का काम है, और देख भी रहे हैं लोग, महसूस भी कर रहे हैं। बिल्कुल, आपदाओं को जिस प्रकार से लगातार अब आपदाएं हो रही हैं, और इस बार की आपदा को तो खास तौर पर 2013 की आपदा की तरह कहीं ना कहीं त्रासदी की तरह देखा जा रहा है। वो यादें ताज़ा हो रही हैं। धराली का दृश्य आपने देखा होगा, थराली का देखा होगा। कल हम 2 दिन पहले हमारे बत्सुकेदार साइड जो तबाही मची है, वहाँ आपने देखा होगा, बीती रात भी ये सारी चीज़ें देखने को मिली हैं। तो किस प्रकार से इस पर आपका कहना है कि क्यों पहले से अलर्ट मोड पर नहीं रखा जाता है? आपको पता है ये पहाड़ी प्रदेश है, आप जानते हैं कि यहाँ कभी भी आफत बरस सकती है आसमान से, तो उस पर किस प्रकार का कार्य होना चाहिए? देखिए कहीं ना कहीं हमने ना इस प्रदेश को मैंने आपको कहा था ना, प्राकृतिक प्रदेश है, प्रकृति से जुड़ा हुआ प्रदेश है। तो हमने कहीं ना कहीं यहाँ पर पेड़ कटान को लेकर, रोड्स को लेकर के हमने अति काम कर दिया है यहाँ पे। देखिए यहाँ के पहाड़ इतने मजबूत नहीं है, पहाड़ उतने स्ट्रांग नहीं है जितना हम सोचते हैं। आप टनल्स निकाल रहे हैं, आप पेड़ पौधे काट दे रहे हैं, आपने दुनिया जान के, आज गर्मी का हमारा क्या हालत हो चुकी है। बिल्कुल 48% तक हम लोग आ चुके हैं आज गर्मी के मामले में। तो इतना गर्म प्रदेश बन गया। लोग उत्तराखंड को पसंद करते थे कि उत्तराखंड में हम छोटे थे तो जून में भी ठंडा ही रहता था, हमें कभी गर्मी में इतनी ज्यादा महसूस नहीं हुई। लेकिन आज कहीं ना कहीं हम इन सब चीजों से जूझ रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विकास की जगह विनाश की ओर तो हम कहीं ना कहीं हैं, और हमें इसको, अभी भी हमारे पास समय है, हम लोग पेड़ लगाएं, वृक्षारोपण करें, और इतने पेड़ लगाएं अति, अपने घर के बाहर, अपने घर के पीछे, आगे, जहां आपको जगह मिलती है पेड़ लगाएं, फिर उसकी केयर भी करें। तो हमें पर्यावरण को समझना होगा, और साथ ही में हमें जितने आप ये अभी 6 लेन की बात कर रही थी मैं, मसूरी की, इसको भी हमें रोकना होगा, क्योंकि इसके आने से बहुत बहुत ज्यादा ट्रैफिक ओवर हो जाएगा और एक्सीडेंट्स बढ़ेंगे। ऊपर से जो आप बिल्कुल डायरेक्टली आप मसूरी दे रहे हैं, तो बहुत लॉसेज होंगे, इससे बहुत लॉसेज होंगे। आप इतनी जनता को मसूरी में कहाँ स्टे करवाएंगे? आप टूरिज्म देख रहे हैं, कितने टूरिज्म को लाना चाहते हैं मसूरी में? तो ये सोचने वाली चीजें हैं। लेकिन अब जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब जैसे सुरंग की आपने बात करी, मसूरी का जो रोपवे है, कहीं ना कहीं हमारा वो 70-80% वो तैयार हो गया है। जो हमारी सुरंग है कर्णप्रयाग तक की ऋषिकेश रेल परियोजना है, वो अपने अंतिम चरण में पहुंच गई है। तो एक तरीके से तो पहाड़ों को तो आप खोखला कर बिल्कुल। अभी मेरी एक चर्चा हो रही थी, एक व्यक्ति है जो पहाड़ में रहते हैं, मिस्टर नेगी हैं वो, उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हमारे घर के नीचे टनल बन रही है और हम लोग ऊपर रहते हैं, आप सोचिए हमें डर लग रहा है।
अच्छा, तो आप एक और पलायन की बात करते हैं, एक और तो एक दूसरी तरफ आप लोगों को भगाने में लगे हुए हैं। कौन रहेगा पहाड़ों में? एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, आपका बिजली की व्यवस्थाएं नहीं है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आपने एक नारा चलाया था कि हमारी सड़क शहर से गांव तक जाएगी, कौन सी सड़कें बनी हैं? आपने सारी हाईफाई सड़कें तो बना दी, और उनके भी हाल देख लीजिए। आज आप रुद्रप्रयाग जाइए, आपको सारा पता चलेगा इन्होंने एनएच का क्या हाल किया। सब सब ऐसे ऐसे गंदे वर्स्ट काम किए हैं कि वहां पर आज पूरे पुश्ते टूट रहे हैं, रोड्स टूट रही हैं, पुल ढह रहे हैं, है ना, ड्रेनेज है ही नहीं कहीं पे। तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब जनता समझ रही है, समझेगी धीरे धीरे, ऐसा नहीं। स्मार्ट सिटी जो हमारी देहरादून है, उधर के भी हालात ऐसे ही हैं। अच्छा, अभी एक बात जैसे निकल कर आई है लगातार आपदाओं के बीच में कि 2013 में जो त्रासदी आई थी, उसके बाद 2014 में हमारी नंदा देवी राज यात्रा थी जो 12 वर्षों में होती है, वो 2014 में थी। आपदा केदारनाथ में 2013 में आई थी। इस वर्ष वापस से तैयारियां शुरू हो गई हैं क्योंकि हमारी 2026 में 12 वर्ष पूरे हो जाएंगे और वापस से वो यात्रा है। और इस बार 25 में कहीं ना कहीं लोग इस बात को कनेक्ट कर रहे हैं और 25 में फिर उसी प्रकार की त्रासदी आई है। उस वक्त लोकसभा में सुषमा स्वराज जी ने भी ये बात कही थी कि धारी देवी जो हमारे चारों धामों के रक्षक है, उनके मंदिर को स्थानांतरित किया गया था, जिस वजह से वहां के लोगों का ये कहना था कि आपदा उस वजह से आई थी। इस वजह बद्रीनाथ में छेड़छाड़ चल रहा है और इस वजह से लोग कह रहे हैं कि वापस से जो ये आपदा का न्योता है वो उस वजह से आ रहा है। तो ये जो मंदिर मठों के साथ लगातार छेड़खानी, बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हमारे पौराणिक स्थल हैं, है ना। और मुझे तो हमेशा से महसूस होता है, मुझे नहीं पता कितने लोगों को महसूस होता होगा, मुझे तो लगता है कि मैं देवों के बीच में ही रहती हूँ, खुद को महसूस होता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, देवभूमि जिसको देवभूमि कहा जाता है, आपने इतना वर्स्ट कर दिया है। आप कोई मंदिर नहीं छोड़ रहे हैं, आप कोई मठ नहीं छोड़ रहे हैं, आपको जहां मौका मिल रहा है। अब आप टिहरी डैम की बात ले लीजिए, हमें इतने बड़े डैम की आवश्यकता नहीं थी, हमें छोटे छोटे डैम्स की आज आवश्यकता है कि हम जो रिस्क में भी ना हो और जिससे हमें खूब यूजफुल भी हो जाए। हम डैम्स खूब बनाएं लेकिन छोटे डैम्स बनाएं। छोटे डैम्स की अगर मैं बात करूँ तो 2021 में जो चमोली, माफी चाहूंगी अगर 21 या 22, चमोली में जो ऋषि गंगा का जो परियोजना थी, उसी वजह से जो बाढ़ आई थी और उससे पूरा गांव चमोली का जो वो हुआ था, टेक्निकली फॉल्ट्स थे, वो टेक्निकली लेकिन पहाड़ों में इतने ऊंचे, लेकिन हाँ, मैं ये स्वीकार करती हूँ कि पहाड़ों में ज्यादा छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। इस बात के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ और बोलूंगी, क्योंकि पहाड़ हमारे उतने वो नहीं है इतने। अब आप देखिए ना, अभी वो जोशीमठ का हाल देखिए, मैं गई थी जोशीमठ में। अब एक चीज और भी मैं समझती हूँ कि हमें एक चीज और भी समझनी होगी कि हमें ये नीति भी तय करनी होगी कि हम कितने फ्लोर्स बना सकते हैं, 3 या 4। मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा का अथॉरिटी एमडीडी को देना चाहिए। जैसे कि सत्ता में जो अभी सरकार है, यानी कि भाजपा सरकार, वो लगातार डेस्टिनेशन वेडिंग और टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है। पिछली बार की बात करो तो जो हमारा औली और त्रियुगी नारायण तो डेस्टिनेशन वेडिंग के तौर पर उभर ही रहा था। अब धारी देवी, छोटे छोटे हमारे छोटे और बड़े हर मंदिर को कहीं ना कहीं टूरिज्म की चपेट में लिया जा रहा है। अब मैं बात करूंगी कि तो धारी देवी है, वहां पर राफ्टिंग चल रही है। ऋषिकेश के क्या हाल हैं, कितना रश है वहां जाने के लिए, पैर रखने के लिए नहीं जगह होती है। जून जुलाई की मैं बात करूं तो वहां आप घंटों तक जाम में रहते हैं। ऋषिकेश के आंखों देखे हाल है। अब वो स्थिति धारी देवी, श्रीनगर, गढ़वाल में भी, क्योंकि वहां राफ्टिंग को एक तरीके से धीरे धीरे बहुत बढ़ावा मिल रहा है। वो भी वो स्थल जो सिर्फ स्थानांतरित होने पर पूरे पहाड़ को प्रलय लेके आ गया। अब वहां उस प्रकार की जो हो रही है, और फिर शराब वाले तो सारी जगह रहते हैं। तो मुझे लगता है कि शराब बिल्कुल बैन होनी चाहिए। उत्तराखंड में कोई शराब नहीं। मुझे लगता है सबसे जरूरत आज, अगर महिलाओं की अगर आप बात करेंगी ना पहाड़ों में जाके, तो वो सबसे पहला रोना यही रोएंगी कि हमारा पति जो है शराब कमाता तो नहीं है, शराब दोनों टाइम पीता है। तो मुझे लगता है शराब को कहीं ना कहीं रोक लगाने की जरूरत है, लेकिन गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा फायदा ही शराब से है, तो गवर्नमेंट नहीं बंद कर सकती। और रही बात, देखिए पहाड़ों के लिए तो मैंने बार बार कह रही हूं मैं कि पहाड़ों से ज्यादा छेड़छाड़ ठीक नहीं है। आप कहीं पे भी टूरिज्म की बात करेंगे, आप टूरिज्म को थोपिए मत लाके। और टूरिज्म के पीछे बहुत बड़ी बात कहने जा रही हूं, बहुत बड़ी बात है ये, कि नेताओं का अपना बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप ये देखिए, किमाड़ी में इतना बड़ा रिजॉर्ट बनता है, 2 किलोमीटर का जंगल काट दिया जाता है केवल और केवल सड़क बनाने के लिए। और अभी अंदर जाके देखिए, लूंगी इसका नाम भी मैं आगे आने वाले समय में, खोलूंगी उसके पेपर्स है मेरे पास, कि आगे आने वाले समय में
अंदर से पूरा जंगल काट दिया गया है, और वो सारे है भी सारे मिनिस्टर्स लोगों का ही। तो क्या हो रहा है यार, ये सोचो ना, आप कर क्या रहे हो? आप डेस्टिनेशन में है ना, आप अपना घर भरने के लिए आपने उत्तराखंड को तो बेच दिया, सत्यानाश कर दिया उत्तराखंड का। आवाज उठाते रहेंगे इस पर, लड़ेंगे हम। बिल्कुल। अभी लग रहा है कि मसूरी की दिशा और दशा दोनों बदलने वाली है। सवाल एक और भी है कि क्योंकि काफी लंबी वार्ता हो गई है तो उसे कहीं ना कहीं अब विराम देने का भी समय आ गया है। तो सवाल यह है कि आप युवाओं को किस प्रकार संदेश देना चाहती हैं, किस प्रकार से उन्हें अपने माध्यम से संदेश देना चाहती हैं? मैंने अभी कहा था ना, जिस और जवानी चलती है उस और जमाना चलता है। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि यूथ ज्यादा से ज्यादा जुड़े, और क्योंकि मुझे लगता है आज सबसे बड़ा प्रतिभाग करने की जो दशा है वो यूथ की है, और यूथ वो कर सकता है ना, हमारी सोच से बहुत बड़े, वो भी आज का यूथ, 2026 का, 25 का, 27 का यूथ। और मुझे लगता है कि राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया है कि आपने देखा होगा कि वो युवाओं को बहुत आगे देखना चाहते हैं। उन्होंने इस बार भी देखिए हमारे उत्तराखंड से कई ऐसे युवाओं को टिकट्स मिले, हमारे भुवन कापड़ी हैं, यूथ को उन्होंने बहुत आगे किया, और वो आने वाले समय में भी मुझे लगता है कि यूथ को बहुत अच्छा मौका देंगे। आज यूथ की जरूरत है, यूथ समझेगा, यूथ करेगा, और यूथ के अंदर वो हिम्मत और ताकत है कि वो उत्तराखंड की दशा जरूर बदलेगा। और मैं एक निवेदन जरूर करना चाहूंगी अपने सभी यूथ से, सभी यंगस्टर्स से, जितने भी हमारे नौजवान हमारी बहनें हैं, यंग्स, बिल्कुल आप भी उसमें हैं, कि वो समाज के प्रति अपना बिजनेस करें, अपने आप को आगे बढ़ाएं, आप अपनी फील्ड में काम करें, लेकिन एक नजरिया समाज की ओर जरूर रखें कि आपके आसपास क्या चल रहा है, इस समाज में क्या चल रहा है। मेरी कई लोगों से वार्ता होती है तो लोग कहते हैं कि मैम हम तो पॉलिटिक्स से बहुत दूर है। नहीं, आइए पॉलिटिक्स में, बनिए राजनीति का हिस्सा, और समझिए इस प्रदेश को, इस देश को। आज यूथ की जरूरत है, यूथ समझेगा, युवा बढ़ेगा, और युवा गढ़ेगा अपने निशान, और ये होगा, और ये बहुत जल्दी होगा। आपने युवाओं की बात कही, और इस पूरे वार्तालाप में मैं एक सवाल ये भी भूल गई कि यूसीसी जो लागू हुआ है, लिव इन में रहने की एक तरीके से आजादी मिली है जी। और वो आपने देखा होगा कि लागू होने के कुछ समय बाद चमोली जिले में मामला सामने आया था, हमारे पहाड़ों में, इस पर भी काफी विरोध हुआ था। तो इन सब यूसीसी को, क्योंकि ये पहला प्रदेश भी था जहाँ यूसीसी लागू हुआ था, तो इन सब चीजों को आप किस प्रकार से देखते हैं, और आपका क्या कहना है? मैं बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं हूँ यूसीसी से, क्योंकि मुझे लगता है कि जो हमारे संस्कार हैं थोड़े से अलग हैं। हम दिल्ली जैसे नहीं बन सकते, हम बंबई जैसे नहीं बन सकते, हम उत्तराखंडियत हैं, हमारे अंदर उत्तराखंडियत है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है यहाँ के लायक यूसीसी लाना वो थोड़ा सा ठीक नहीं लगा मुझे, क्योंकि देखिए हम पहाड़ी बच्चे हैं, हम आज अपने बच्चों को ये कह रहे हैं, हम शराब बंद करने की बात कर रहे हैं, हम एक और ये कह रहे हैं कि हम लोगों को संस्कार में रहना चाहिए, हम धारी देवी की बात कर रहे हैं, तो हम यूसीसी को क्यों रखेंगे? हम यहाँ पर हम क्यों लेके आएंगे यूसीसी को? बिल्कुल बंद होना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे हम लिविंग में लोगों को और रहने का और बढ़ावा दे रहे हैं, यूथ को हम न्योता दे रहे हैं। बहुत गलत ये एक डिसीजन था जिससे मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं, कभी नहीं होंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी कि मेरी बेटी जाके किसी के साथ लिविंग में रहे, या आप या मैं या कोई और इस दिशा में रहे। तो मेरा ये मानना है कि ठीक है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो जीवन में हो जाती हैं, लेकिन आगे हम इसको रोकें, क्योंकि इट्स अ वेरी पेनफुल। मुझे लगता है ये रिलेशंस, जो मैं मानती हूं, ये रिलेशंस बड़े पेनफुल होते हैं, और ये रिलेशंस बहुत लंबे समय तक नहीं चलते हैं। इसलिए जो हमारे धर्म में, जो हमारी आस्था में ये कहा गया है कि शादी में 7 फेरे होते हैं, और वो 7 फेरों का जो है धर्म निभाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इसी और चलना चाहिए। और हमें हम उत्तराखंड के जो संस्कार हैं, जो हमने बचपन से देखे हैं अपने माँ बाप में, खुद में, तो वो संस्कार हमें आगे भी ऐसे ही चलाने पड़ेंगे, और यही हमारा धर्म कर्म भी है। चलिए, बिल्कुल आपने कहा। भू कानून पर क्या कहना है जाते जाते, आखिरी सवाल, और इसके बाद एक और आखिरी सवाल भी है आपके लिए। भू कानून पर आपका क्या कहना है? देखिए, भू कानून, धामी जी ने एक चद्दर उड़ाने का काम तो कर दिया, लेकिन मैं बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड नहीं हूँ। लोगों ने लड़ाई लड़ी, बहुत झेला लोगों ने, लेकिन उन्होंने अभी बहुत दिमाग चलाया है कि देहरादून में कहाँ है भू कानून। कुछ इलाके उन्होंने ऐसे छोड़ दिए जहां पर सबसे ज्यादा जरूरत थी भू कानून को स्टेबल करने की, लाने की,
गाड़ने की, कि यहाँ पर लगाएंगे हम भू कानून। तो उन्होंने बहुत दिमाग से चल रहे हैं वो, उन्होंने एक चद्दर तो उड़ाने का काम किया है। हरिद्वार बिल्कुल छोड़ा गया है। बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, कुछ एरियाज उन्होंने ऐसे छोड़ दिए, तो वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है बहुत हार्मफुल हैं। और जहां पर उनको लगा कि यहाँ पर ठीक है, वहां पर उन्होंने कहा हमने यहाँ पे भू कानून। आपने पूरे प्रदेश में भू कानून दो ना आपने, आपने देहरादून या हरिद्वार या क्यों छोड़ा, आपने दीजिए हमें यहाँ पे भू कानून। तो कहीं ना कहीं ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत सेटिस्फाइड नहीं हूं मैं। चलिए बिल्कुल ठीक है, एक और आखिरी सवाल, क्योंकि आप गायिका हैं, शुरुआत भी हमने उसी से करी थी और अंत भी हम उसी पर करेंगे। सवाल ये है कि अगर सोनिया आनंद रावत विधायक बनती हैं 27 में, तो फिल्म निर्माण, फिल्म नीति या फिर इन जो हमारा उत्तराखंड संगीत और सिनेमा ये जगत है, इस पर किस प्रकार से कार्य होगा? देखिए, अभी तक बहुत अच्छा आपने ये सवाल किया है। अभी तक धामी जी ने फिल्म नीति के लिए सब्सिडी का प्रावधान तो चला दिया, लेकिन अभी तक इस पे उपाध्यक्ष की सहमति क्यों नहीं जताई है, क्यों नहीं बना उपाध्यक्ष। और आप ये सोचिए कि फिल्म अभी एक और, मैं पिछले दिनों मेरे पास कुछ लोग आए हैं फिल्म सिटी से कि मैडम कुछ बाहर से जो लोग फिल्म बनाने आते हैं, आपने वन विंडो शो किया हुआ है कि एक विंडो से आप सब करा ले, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे समस्याएं भी आ रही हैं लोगों को। जो फिल्म्स बनाने आते हैं उनको धामी जी के कुछ खासम खास मिलते हैं और वो अपने बच्चों के लिए अपने लोगों को मतलब प्रमोट कर रहे हैं। तो ये मुझे लगता है जो बाकी जो हमारे उत्तराखंड का यूथ है या बहुत हमारी अच्छी बच्चियां हैं, उनको मौका कैसे मिलेगा, क्योंकि घेराबंदी चल रही है, एक होड़ सी मच गई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये तो हर क्षेत्र में यहाँ देखने को मिलता है, चाहे राजनीति हो, चाहे फिर वो संगीत सिनेमा हो, क्योंकि वंशानुगति वाला सीन तो सारी जगह है। नहीं, बट हमें इसको सुधारना होगा ना। हमें और भी तो लोग जो हमारा जो असली टैलेंट है, अब आईएएस अगर बन रहा है तो आईएएस इतने पूरे इंडिया से चुन के जा रहा है। पूरे इंडिया में एक ऐसा सीन है कि नेता का बेटा नेता ही बनता है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, मुझे नहीं लगता है। देखिए, अगर आप बनाते हैं तो बनाइए, लेकिन असली नेता जमीन पे काम करके बनता है। नेता कोई पैदाइशी आप कहें कि मैं नेता हूं तो मेरा बेटा भी नेता हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, आपको अगर आप अपने परिवार में देखते हैं कि भाई मेरे पापा ऐसा काम करते हैं, मेरी मम्मी नेता है, तो मैं भी कुछ करूं, तो वो अलग, आपके अंदर की अलग है। आप जबरदस्ती किसी को नेता नहीं बना सकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो बात तो हो गई कि अगर आप देख रहे हैं, आप सीख रहे हैं, लेकिन यहाँ मैं उत्तराखंड की बात करूं तो ऐसी भी सीटें हैं और ऐसे बड़ी बड़ी हॉट सीटें हैं जहां पर अगर किसी के साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है तो उनकी वाइफ को टिकट दिया जाता है। जिन्हें राजनीति का राह नहीं पता, रॉ नहीं पता, उन्हें टिकट दिया जाता है। तो ये फिर चाहे कांग्रेस के साथ चेंजेस भी भाजपा के साथ नहीं है कुछ। तो आपको नहीं लगता है कि राष्ट्रीय दल से ज्यादा इस क्षेत्र में क्षेत्रीय दल विकास करेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, अभी एक तारीफ भी करना चाहूंगी कि बीजेपी ने अभी जो है उनकी शैला रानी रावत जी की जब एक्सपायर, तो उनकी बेटी को टिकट नहीं मिला है, उस लेडी को टिकट मिला जिसने वहां मेहनत की थी। तो कहीं ना कहीं चेंजेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं आप कह सकते हैं। लेकिन गढ़ी कैंट से तो 2022 में वही हुआ था। जी बिल्कुल। देखिए, वो लोगों की चाहत भी थी, लोगों का कहीं ना कहीं हरबंस कपूर जी से जो है उनका एक अच्छा वो रहा है, तो ये था। लेकिन अब आगे देखते हैं आगे कैसे किसको टिकट मिलता है। मुझे नहीं लगता कि उनकी फैमिली को बहुत लंबा टाइम बीजेपी चलाएगी, बाकी आगे तो समय बताएगा। और रही फिल्म नीति की बात, तो देखिए ये भी कहती चलूं कि इसको लाने वाले भी हरीश रावत जी थे। शायद आपको याद होगा, हमारे पांडे जी जो फिल्म सिटी में अभी एक्टर हैं, क्या नाम है उनका, हेमंत पांडे जी। हेमंत पांडे जी को उपाध्यक्ष भी उन्होंने बनाया था और उन्होंने फिल्म सिटी का निर्माण भी किया था। तो आप ये देखिए कि आज धामी जी उसको धामी जी ने तो गड्ढे में डाल दिया उसको। धामी जी कहाँ कर पाए उसको। धामी जी तो अपने कुछ खास बंदे हैं, बस वही काम कर रहे हैं, वही बाहर से फिल्म्स वाले लोग आते हैं, उनको फिर डिफरेंट तरीके से वो किया जाता है, हिलाया जाता है। तो असली जो टैलेंट है वो तो दब रहा है कहीं ना कहीं। तो देखिए, फिर मैं कहूंगी कि कांग्रेस ने वाकई जो है, आप ये देखिए हरीश रावत जी ने कहाँ कोदा झंगोरा से लेकर के फिल्म सिटी का निर्माण किया। तो ये सब चीजें अपने आप में बहुत अच्छी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद। काफी लंबा समय मैंने आपका लिया और जैसे आपने कांग्रेस की बात करी, कांग्रेस की खूबियां आपने गिनाई, भाजपा की कमियां आपने गिनाई, और ये तो एक राजनीति का हिस्सा भी है कि आप जिस पार्टी से जुड़े हैं तो वहाँ के कहीं ना कहीं खूबियां कमियां, ये तराजू है जो चलता रहता है। लेकिन वास्तव जो है जमीनी स्तर पर पहाड़ को काम की ज़रूरत है, पहाड़ को सुरक्षा की ज़रूरत है। विकास के नाम पर विनाश की नींव रखना पहाड़ के लिए खतरा और ज़्यादा बढ़ेगा।
आप बहुत सारे मुद्दों पर हमने बात करी और काफ़ी अच्छा लगा जिस प्रकार से आप महिलाओं के लिए कार्य कर रही हैं। मैं कहूँ आप तो एक प्रभावशाली महिला, प्रेरणा के साथ आप में बहुत प्रभाव भी है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे दर्शकों को आज का ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा, जहाँ समाज सेविका के तौर पर जो कार्य कर रही हैं, एक गायिका के तौर पर जो उत्तराखंड को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और अब वो राजनीतिक मंचों पर भी उत्तराखंड की बातों को उठा रही है, जो जन मुद्दों को रख रही है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से वो कह रही हैं कि ईश्वर ने साथ दिया, तो वो आपके सामने होंगी और न जाने अब आगे क्या कुछ होगा, वो तो समय देखने को बताएगा कि क्या कुछ बदलाव जिस प्रकार से वो कह रही हैं, तो सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का ये खास कार्यक्रम पसंद आया होगा। तो चलिए बने रहना हिली न्यूज़ के साथ। थैंक यू।